जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, शियांग ने जाओ स्टेट के एम्परर की पोजीशन पर कब्जा कर लिया है। साथ ही वो ग्रेट डीमन को चालबाजी से इतना मजबूर कर चुकी थी कि वो डीमन चाहकर भी जाओ स्टेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर उसने कुछ ऐसा किया तो खुद भी मारा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ लूजिया ग्रेट डीमन के साथ फाइट करते हुए बुरी तरह से घायल हो जाती है, तो शाओलिंग और चांग युआन ने मिलकर उसकी जान बचा ली। इन दोनों का नेचर लूजिया को काफी ज्यादा पसंद आया, जिसके चलते वो शाओलिंग और चांग युआन को अपने हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में ज्वाइन करवाना चाहती थी। मगर फॉक्स डीमन के होते हुए ये लोग जाओ स्टेट से बाहर नहीं जा पाएंगे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि शियांग रेडी हो रही है। इस पल में उसे कुछ पुरानी बातें याद आने लगती हैं, जहाँ पर वो अपनी मदर को डिवाइन रल्म के बारे में पूछने लगी। उनसे कह रही थी कि मदर, क्या मैं कभी डिवाइन रल्म में जा पाऊंगी? तो शिंजी उससे कहती, हाँ क्यों नहीं, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक परीक्षा पास करनी होगी। अगर तुम उसमें सक्सेसफुल हो गई तो मैं खुद तुम्हें डिवाइन रल्म लेके जा सकती हूँ। शियांग तो उस परीक्षा को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस थी, इसलिए वो अपनी माँ से उस बारे में पूछने लगी, जिस पर शिंजी बताती है कि जब सही वक्त आएगा तब तुम्हें खुद ही उस परीक्षा के बारे में पता चल जाएगा। अब यहाँ से कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर शियांग अपनी मदर से कह रही थी कि आपने उस फॉक्स डीमन को ट्रैप करने के लिए 6 डिवाइन चेन्स का यूज किया था, तो उस डीमन को ट्रैप रखने के लिए आपने उन चेन्स की 6 चाबियां बनानी चाहिए थी, लेकिन आपने बनाई 4 चाबियां। मेरे ख्याल से आपने उस डीमन को यहाँ से भागने का एक मौका छोड़ दिया था। शायद आप चाहती थी कि एक दिन वो डीमन यहाँ से भाग निकले और मैं उसे खत्म कर दूं। मेरे ख्याल से यही मेरी परीक्षा होगी। अब अगले सीन में हम पैलेस के सोल्जर्स देख पाते हैं, जो कि फॉक्स डीमन पर अटैक करने के लिए तैयार हो चुके थे। वहीं पर वो फॉक्स डीमन इंपीरियल पैलेस को देखकर कहने लगा कि अच्छा, तो यही वो जगह है जिसने मुझे कई सालों तक कैद रखा। और अब वो फॉक्स डीमन इंपीरियल पैलेस की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि प्रिंसेस शियांग, तुम काफी ज्यादा चालाक निकली। सबसे पहला तो तुमने मुझे आजाद करके अपने दुश्मन को खत्म करवा दिया। उसके बाद इंपीरियल सील, एंशिएंट स्क्रॉल और रेड अम्ब्रेला का यूज करके मुझे अपना गुलाम बना दिया। उन तीनों आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए तुमने मुझे जाओ स्टेट के साथ पूरी तरह से कनेक्ट कर दिया, ताकि मैं इस स्टेट को कोई नुकसान ना पहुंचाने पाऊं। लेकिन शायद ये सारी प्लानिंग करते हुए तुम एक बात भूल गई कि जब मेरी चारों सोल्स आजाद हो जाएगी तब मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। मैं तुम्हारी जाओ स्टेट को बर्बाद करूंगा और मुझे खराज भी नहीं आएगी। उतने में ही पैलेस के सिपाहियों ने उस पर एरोज की बारिश कर दी, लेकिन तब तक फॉक्स डीमन अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर लेता है, जिसके चलते वो सारे एरोज उस शील्ड पर जाकर फंस गए। मगर उस फॉक्स डीमन पर एक भी एरो हिट नहीं हुआ था, जो देखकर वो सोल्जर्स काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वहीं पर वो डीमन हंसते हुए कह रहा था कि मेरे बगैर इस जाओ स्टेट का कोई अस्तित्व नहीं, इसीलिए यहाँ की राजगद्दी का असली हकदार तो मैं हूँ। मैंने उस थ्रोन पर बैठकर मजे करने चाहिए। तो मेरी प्यारी प्रिंसेस, प्लीज वो चौथी चाबी मेरे हवाले कर दो। और अब वो अपनी शील्ड को बर्स्ट करते हुए सिपाहियों को बुरी तरह से घायल कर चुका था। उसकी पावरफुल एनर्जी से वो सारे सिपाही ऑन द स्पॉट मारे गए थे। वहीं पर उनकी हालत देखकर फॉक्स डीमन जोर जोर से हंसने लगा। उसकी बॉडी से रिलीज होने वाली ऑरा को शियांग ने भी महसूस किया था। वो समझ जाती कि फॉक्स डीमन पैलेस के सामने आ चुका है, इसलिए वो तुरंत ही अपनी मदर का डिवाइन आर्टिफैक्ट लेकर उसका मुकाबला करने के लिए रवाना हो गई। वो अपनी माँ से कह रही थी कि आप कहीं ना कहीं से इस बैटल को देख रही होंगी। और फिर शियांग ने उस आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए वहाँ पर एक पावरफुल रेड फिनिक्स को समन कर लिया। उसे देखते ही फॉक्स डीमन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि इस फिनिक्स के पास हेवन स्कॉचिंग फ्लेम जैसी एक पावरफुल एबिलिटी थी। लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद ये फिनिक्स बर्ड बस एक इल्यूजन होगा, क्योंकि रियल फिनिक्स तो शिंजी के साथ ही मारा जा चुका। लेकिन उतने में उस फायर फिनिक्स ने उस पर हेवन स्कॉचिंग फ्लेम से अटैक करना शुरू कर दिए, जो देखकर वो फॉक्स डीमन काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब वो यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगा। उतने में शियांग उससे कहती कि तुम्हें जिस चीज की तलाश है वो इस आर्टिफैक्ट में तुम्हें मिल सकती है, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मेरे फॉर्मेशन को ब्रेक करना होगा। और फिर शियांग ने अपना ब्लड सैक्रिफाइस करते हुए वहाँ पर फॉर्मेशन सेटअप करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ वो फॉक्स डीमन फ्लेम आर्टिफैक्ट को देखकर काफी ज्यादा बौखला गया, क्योंकि उसके आजादी की चौथी चाबी यही आर्टिफैक्ट है, जिसे वो किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहेगा। वो वहाँ की वाटर का यूज करते हुए इसे एक बहुत बड़े आइसलैंड्स में बदलते हुए शियांग से कहने लगा कि तुम्हें क्या लगा ये फॉर्मेशन मुझे रोक सकता है? लेकिन इससे पहले कि वो आइसलैंड
प्लान से शियांग पर अटैक कर पाए। शियांग ने वहाँ पर फॉर्मेशन को फुल्ली एक्टिवेट किया था, जिसके चलते फॉक्स डीमन का अटैक फेल हो गया। साथ ही साथ फिनिक्स बर्ड ने भी अब उस पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते उन दोनों में एक जोरदार क्लैश हो गया। वेल उनकी फाइट को चांग युआन, शाओलिंग और लूजिया भी देख रहे थे। लूजिया बताती है कि शायद अब फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुका। जो सुनते ही शाओलिंग कह रही थी शायद अब हमारे बचने की उम्मीद है, मगर लूजिया उसे बताती है कि फॉक्स डीमन की कल्टीवेशन काफी ज्यादा हायर लेवल पर पहुंच चुकी, इसलिए कोई भी उसे इतनी आसानी से हरा नहीं पाएगा। वही दूसरी तरफ शियांग कह रही थी कि ये मेरी मदर का फायर फिनिक्स है, मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि शायद इस फॉक्स डीमन को हरा दे। इधर फायर फिनिक्स उस डीमन का काफी तेजी से पीछा कर रहा था, तो उसके अटैक से बचते हुए फॉक्स डीमन ने वहाँ पर एक थंडर का टोर्नेडो क्रिएट कर लिया। वो अपनी सारी थंडर पावर को एक साथ मर्ज करते हुए उससे कई सारे थंडर बॉल्स बना चुका था, जिनसे फिनिक्स पर हमला होते ही शियांग बुरी तरह से घायल हो चुकी थी, क्योंकि शियांग उस फायर फिनिक्स के साथ कनेक्टेड थी। इधर वो फॉक्स डीमन अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए फिनिक्स पर मुसलसल अटैक किए जा रहा था, जिसके चलते शियांग की हालत बद से बदतर होने लगी। साथ ही शियांग देख पाती है कि उस डीमन ने वहाँ पर थंडर के कई सारे लैंसेस बना लिए हैं, जो कि 1 बाय 1 उस फिनिक्स की बॉडी में पियर्स होने लगे और उसका सारा असर शियांग पर नजर आ रहा था। उस डीमन की थंडर और आइस पावर उस परिंदे को पूरी तरह से फ्रीज करने लगी थी। भले ही शियांग इस डीमन के सामने काफी ज्यादा कमजोर पड़ गई, मगर वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपनी माँ से कह रही थी कि एक दिन हमारी मुलाकात जरूर होगी और उस दिन मैं आपको निराश नहीं बल्कि प्राउड फील करवाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे किसी भी कीमत पर इस डीमन को हराना होगा। जिसके बाद वो अपनी सारी पावर का यूज करते हुए उस परिंदे को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर देती है। जो देखो डीमन उस पर हमला करने के लिए अपने हजारों लाखों आइस लैंसेस उस पर बरसाने लगा, मगर इस बार वो फिनिक्स बर्ड पीछे नहीं हटता। वो उसके सारे अटैक को झेलते हुए सीधा उस पर हमला कर देता है। उन दोनों के इस टकराव में वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और फिर अचानक से सब कुछ शांत हो गया। शियांग समझ जाती है कि उसके फाइनल अटैक ने डीमन को बुरी तरह से घायल किया है, इसलिए उसने वापस से अपने फायर फिनिक्स को उसी आर्टिफैक्ट में समा लिया। बैटल के खत्म होते ही शिया में अब जरा भी एनर्जी नहीं बची थी, तभी उसकी दोस्त आकर उसे संभालने लगी। उससे कहती प्रिंसेस हम ये जंग जीत चुके हैं, वो डीमन इतना ताकतवर होकर भी हमारे फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पाया। मगर शियांग इस न्यूज से ज्यादा खुश नहीं होती। वो अपनी दोस्त को बता रही थी कि हमें जल्दी से जाओ स्टेट को खाली करना होगा, यहाँ के लोगों को किसी सेफ जगह ले जाने की जिम्मेदारी मैं तुम पर सौंपती हूँ। जो सुनकर वो बंदी थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि आखिर जंग जीतने के बावजूद भी उन्हें शहर क्यों छोड़ना पड़ेगा। तो शियांग उसे बताती है कि अब हमारा ग्रेट फॉर्मेशन बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। भले ही हम इस बार उस फॉक्स डीमन को हराने में कामयाब हो गए, लेकिन वो दोबारा से रिकवर होते ही वापिस आ जाएगा और शायद सेकंड टाइम मैं उसका मुकाबला ना कर पाऊँ, इसलिए मैं चाहती कि जाओ के लोगों को किसी सेफ जगह ले जाया जाए। जो सुनती उस बंदी को अपनी प्रिंसेस के लिए काफी ज्यादा बुरा लगने लगा, तो शियांग उसे समझाती है कि ये मत भूलो मैं शियांग हूँ, कोई मुझे इतनी आसानी से मार नहीं सकता। जो सुनती वो बंदी उसके गले लगकर रोने लगी। वही दूसरी तरफ हम देख पाते कि फायर फिनिक्स के अटैक से वो डीमन सीधा जमीन पर आकर पटक चुका था। वो कहता है कि मेरी कल्टीवेशन लेवल भी अब पर्पल रेल्म की 5वीं लेवल तक ड्रॉप हो चुकी है, साथ ही मेरा एक हाथ भी कट चुका है, तो ऐसी डैमेज बॉडी के साथ मैं उस प्रिंसेस का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे कुछ भी करके खुद के लिए एक स्ट्रॉन्गर बॉडी की तलाश करनी होगी। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम जिन स्टेट की असासिन रूनी को देख पाते हैं, जिसे रॉन्ग स्टेट का असासिन युनहो पूछ रहा था कि अब हमने क्या करना चाहिए। साथ ही वहाँ पर हम एक और असासिन शाओ को भी देख पाते हैं। बेसिकली विज़र्ड ने इन तीनों को यहाँ पर बुलाया था ताकि ये लोग मिलकर शियांग को खत्म कर पाए, मगर अब तो शियांग ने पैलेस पर ही कब्जा कर लिया। साथ ही साथ जाओ स्टेट का डीमन भी आजाद हो चुका है, तो ये लोग इन इमॉर्टल्स की बैटल में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहते। इसलिए वो विज़र्ड के जूनियर किंग से पूछ रहे थे कि बताओ अब हमने क्या करना चाहिए, क्या हम बिना फाइट करे वापस लौट जाए, क्योंकि हमें नहीं लगता शियांग को मारने के लिए अब हमारी जरूरत है, ये काम तो फॉक्स डीमन ही कर लेगा। जिस पर किन कह रहा था कि सच बताओ तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे मास्टर विज़र्ड ने बताया था कि हमें स्ट्रिक्टली प्लान को ही फॉलो करना है, लेकिन फिलहाल तो मेरे मास्टर की कोई खबर नहीं मिली और उनसे सलाह मशवरा किए बिना हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। दरअसल किन को पता ही नहीं कि विज़र्ड को तो ऑलरेडी फॉक्स डीमन ने खत्म किया है। युनहो गुस्से में कह रहा था कि हमने उस बुढ़े की बात पर यकीन करके यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, ना हम यहाँ आते और ना हमारी जान पर उस डीमन का खतरा होता। वहीं पर रूनी कह रही थी कि ना यहाँ आने का हमारा जरा तो फायदा होना ही चाहिए। मैंने सुना था कि प्रिंसेस शियांग काफी ज्यादा खूबसूरत है, तो मैं यहाँ से वापस जाने से पहले बस उसे एक बार छूना चाहती हूँ। और अचानक से रूनी पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक हो गया, जिसमें
में उसके सिर के 2 हिस्से करके उसे खत्म कर दिया गया था। दरअसल ये अटैक किया है फॉक्स डीमन ने। विजर्ड को अपने सामने देखकर किन तुरंत ही उसके सामने नील डाउन करने लगा। वो कह रहा था, मास्टर आप कहाँ गए थे? मैं तो आपके लिए काफी ज्यादा परेशान हो गया। दरअसल अपने मास्टर का लुक देख के वो समझ गया था कि वो तो मर चुका है और उसकी बॉडी पर डीमन ने कब्जा किया, मगर किन रूनी जैसा ब्रूटली मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो जानबूझकर उसके सामने अपना सिर झुका रहा था। और ये सब वो ग्रेट डीमन भी समझ गया। वो कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, मगर टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आया। साथ ही वो शाओ और यिनहो से पूछ रहा था कि बताओ तुम लोग कहाँ से आए हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जाओ स्टेट से नहीं होंगे। आप सीन शिफ्ट होकर हम लूजिया को देख पाते, जो कि एक पेपर पर सोड ब्रीदिंग टेक्निक को नोट डाउन कर रही थी। वहीं पर शाओलिंग उसे बताती है कि वैसे तो मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन फिर भी आपके हैंडराइटिंग देखकर ऐसा पता चल रहा है कि आप काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। आपकी लिखावट आप ही के जैसी खूबसूरत है। वहीं पर लूजिया को यकीन ही नहीं हो रहा था कि शाओलिंग ने अभी तक कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की। तो लूजिया उससे कहती है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ। साथ ही उसने शाओलिंग को एक पेपर पर सोड ब्रीदिंग कंट्रोल टेक्निक भी लिख के दी थी, ताकि आगे चलकर शाओलिंग इसे मास्टर कर पाए। उतने में चांग युआन वहाँ आकर उन्हें बताता है कि फॉक्स डीमन और शियांग के दरमियान एक फियर्स बैटल हुई, पता नहीं उसमें जीत किसकी हुई होगी। तो लूजिया कहने लगी कि मेरे हिसाब से वो डीमन पैलेस पर लगे हुए फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पाया, यानी कि इस बैटल में उसकी हार हो गई। अगर उसने गलती से भी शियांग को हरा दिया होता तो अभी तक यहाँ पर तबाही मच जाती। हालांकि चांग युआन के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर उस डीमन को आजाद किसने किया, जिस पर लूजिया कहती कि उस डीमन को कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो आजाद नहीं कर सकता। वैसे शियांग में ढेर सारी एबिलिटीज तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस डीमन को आजाद करेगी। भला वो उस डीमन को आजाद क्यों करेगी जो कि उसके जाओ स्टेट को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। और फिलहाल वो सिटी के लोगों को बचाने के लिए उस डीमन का मुकाबला कर रही है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे शियांग का हाथ होगा। जिस पर चांग युआन कह रहा था, हाँ ये बात तो कोई तुक नहीं बनाती, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि उस डीमन को आजाद करने वाली शियांग है। भले ही मैं बस उसे एक बार ही मिल पाया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं उसे काफी अच्छे से जानता हूँ। वो पहले खुद ही रायता फैलाती है और फिर खुद ही उसे साफ करती है। जिस पर लूजिया कह रही थी कि फिलहाल हमने इस बारे में डिस्कस करके कोई फायदा नहीं, अब तो हमने इस बारे में सोचना चाहिए कि हम उस डीमन से कैसे निपटे। तो चांग युआन उससे कहता है कि फेरी, जब आप बेहोश थी तभी मैंने आपकी पल्स चेक की, मुझे पता चला कि आप लॉन्गिट्यूडिटी राउंड से सीधा नीचे की लेवल पर पहुंच चुकी हो। क्या आपको इस बात का रिग्रेट है? जिस पर लूजिया कह रही थी, हाँ लेकिन कोई तो ऐसी मेडिसिन जरूर होगी जिसका यूज करके मैं खुद को हील कर पाऊँ। अगर मेरी कल्टीवेशन इससे भी लो हो जाए तो भी मुझे कोई गम नहीं होगा, क्योंकि मैं दोबारा से कड़ी मेहनत करके वहाँ तक पहुँच सकती हूँ। बस रिग्रेट तो इस बात का है कि हमारी जिंदगी उतनी लंबी नहीं जो हम इमॉर्टलिटी को हासिल कर पाए। अगर मैं इससे भी ज्यादा घायल हो गई तो भी मैं एक बार फिर से अपनी कल्टीवेशन जर्नी की शुरुआत करूंगी। ये सुनकर चांग युआन काफी ज्यादा सरप्राइज था। चांग युआन की इनेट स्पिरिट उसकी पास्ट लाइफ में ही डैमेज हो चुकी थी, मगर अब लूजिया की बातें सुनकर उसे एक नई उम्मीद मिल गई। वो सोचता है कि अगर ये बंदी हार नहीं मान सकती तो भला मैं हार कैसे मान लूं? मैंने दोबारा से कल्टीवेशन की शुरुआत कर लेनी चाहिए। अगर मैं फेल भी हो गया तो एटलीस्ट मेरे दिल में पछतावा नहीं होगा कि मैंने कोशिश नहीं की थी। वहीं दूसरी तरफ फॉक्स डीमन ने उन तीनों असासिन्स को खत्म कर दिया था। वो सोचता है कि पता नहीं इन तीनों में से कौन सी बॉडी मेरे लिए ज्यादा सुटेबल होगी, और फिर उसने अपनी तीनों स्पिरिट्स को रिलीज कर दिया, जो कि वन बाय वन उन तीनों असासिन्स की बॉडी पर कब्जा कर लेती है। यानी कि अब फॉक्स डीमन का एक नहीं बल्कि 3-3 फॉर्म हो चुके थे। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम शियांग के मास्टर गोशी को देख पाते हैं, जिन्हें विजर्ड की मौत की खबर मिल गई थी। साथ ही उन्हें ये भी पता चला कि जाओ स्टेट के लोग पूरी तरह से महफूज हैं। गोशी कहते इंपीरियल सील, एंशिएंट स्क्रॉल और रेड अम्ब्रेला, ये तीनों भी अब उस डीमन के कब्जे में हैं। यानी कि उसने 6 चेन्स में से 3 को तो कट कर दिया। अगर गलती से भी वो चौथी चाबी उसे मिल गई तो डीमन हमारे जाओ स्टेट को डिस्ट्रॉय कर देगा, फिर तो जाओ स्टेट का फॉर्चून भी उसे बैकलैश नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ हम जाओ स्टेट के कॉमन लोगों को देख पाते, जो कि अब जाओ स्टेट से बाहर जा रहे। ये सब शियांग के ऑर्डर पर हुआ था ताकि वो अपने कॉमन लोगों को बचा पाए। वहीं दूसरी तरफ लूजिया भी एक जगह छुप कर बैठना नहीं चाहती थी। वो अपने हेवनली सोर्ड सेक्ट में वापस जाना चाहती है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब ये फॉक्स डीमन मारा जाए। इसलिए वो फटाफट से अपनी ब्लू एंड व्हाइट चेयर की तलाश में निकल पड़ी। साथ ही चांग युआन उसे एक एलिक्सर की रेसिपी दे देता है, जिसका यूज कर लूजिया काफी आसानी के साथ अपनी इंजुरीज को हील कर सकती है। तो लूजिया भी अपना मास्क उसके हवाले करते हुए कहने लगी कि अगर मैं इस सिटी में मारी गई तो ये मास्क लेकर तुम मेरे सेक्ट में जा सकते हो। इस मास्क को देखते ही वो लोग तुम्हें वहाँ पर ज्वाइन करवा लेंगे। अब लूजिया की वहाँ से बाहर
जाते ही उसे बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है। दरअसल फॉक्स डीमन यूनहो की बॉडी को पजेस करके उसका मुकाबला करने पहुंच चुका था। उससे कहता है फेरी काफी लंबे अरसे से हमारी मुलाकात नहीं हुई। मैं सोच में पड़ गया था कि पता नहीं आपकी रिकवरी कैसे हुई होगी। जो सुनते ही लूजिया ने उस पर स्लैश अटैक रिलीज कर दिया और इसी के साथ उन दोनों में मुकाबला शुरू हो चुका था। उन दोनों की आवाज सुनकर चांगयुआन और शाओलिंग भी दरवाजे के पास पहुंच चुके थे, लेकिन फेरी ने फटाफट से उस दरवाजे को बंद कर दिया। साथ ही उस डीमन को अपने पीछे भगाते हुए वहाँ से काफी दूर लेके आती है। वो डीमन उससे कह रहा था कि तुम्हारे पास हेवनली सोर्ड सूत्रा जैसी सबसे मिस्टीरियस टेक्निक है, मगर अफसोस तुम्हारे पास वो पूरा बुक नहीं बल्कि तुमने तो बस उस टेक्निक को आधा सीखा और इसी के चलते अब मैं तुम्हें आसानी के साथ मार सकता हूँ। वेल इन दोनों में यहाँ पर हमें बहुत ही खतरनाक बैटल देखने को मिलती है, जहाँ पर वो डीमन अपनी सोर्ड एनर्जी से लूजिया को काफी पीछे पुश किए जा रहा था। वहीं पर लूजिया अपनी सोर्ड से उसके हर एक अटैक को काउंटर करने लगी। तो अब लूजिया भी अपनी सोर्ड स्पिरिट टेक्निक का यूज करते हुए उस पर कई सारी सोर्ड रिलीज कर देती है, जो देखकर उस डीमन को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वो अपनी हेवी ब्लेड की मदद से बारी बारी उन सभी तलवारों के अटैक को डिस्ट्रॉय किए जा रहा था, जो देखकर लूजिया काफी ज्यादा सरप्राइज थी। इसलिए उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए उस पर एक पावरफुल अटैक कर दिया। तो डीमन अपनी पूरी ताकत लगाकर ब्लेड का यूज करते हुए उसके अटैक को काउंटर करने लगा। यहाँ पर लूजिया ने अपनी सारी पावर का यूज करते हुए फाइनली उसकी हेवी ब्लेड को ब्रेक कर दिया, मगर इससे पहले कि लूजिया अपनी सोड उसके आर पार घुसा पाई वो डीमन तुरंत ही साइड में हट चुका था। और डीमन उससे कहता है कि आफ्टर ऑल एक मॉर्टल का वेपन है, भला इसमें डिवाइन पावर कहाँ से आएगी। और रही बात तुम्हारी तलवारबाजी की तो वो भी मॉर्टल जैसे ही मामूली है। जिस पर लूजिया कह रही थी कि अगर तुम में इतना ही दम है तो मेरी एक और स्ट्राइक को झेल के दिखाओ। जिस पर वो डीमन कह रहा था क्यों नहीं, बड़े ही शौक से मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। और उतने में उसकी ब्लेड पीछे से आकर लूजिया पर हमला करने की कोशिश करती है। अब लूजिया उसकी ब्लेड से निपटने में लगी हुई थी कि तभी उस डीमन ने ऊपर से आकर उस पर अपनी पावरफुल एनर्जी से अटैक कर दिया। मीनवाइल वो उसे बता रहा था कि लड़की तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना करो, इस मुकाबले के अंजाम को बदल नहीं सकती। फाइनली तुम्हें मेरे ही हाथों मरना होगा। लूजिया यहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो गई थी, मगर अभी भी उस डीमन पर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि वो डीमन उसके हर एक अटैक को काफी अच्छे से डॉज कर रहा था। लूजिया भी इस बात से थोड़ी सी परेशान हो गई। वो सोचती कि ये डीमन मेरे अटैक करने से पहले ही मेरी मूव को प्रेडिक्ट कर सकता। शायद ये सब इसके 5 वेज रेल्म के कल्टीवेशन का कमाल है। उस कल्टीवेशन लेवल पर पहुंचने के बाद वो लोग अपने दुश्मन के माइंड को रीड कर सकते हैं। और तब तक उस डीमन ने उस पर मुसलसल अटैक करते हुए उसे काफी पीछे पुश कर दिया था। उसके एक ही किक में लूजिया बुरी तरह से घायल हो गई और तभी वो डीमन वहाँ आकर उसे चोक करने लगा। वो कह रहा था लड़की अपनी एनर्जी को बेवजह जाया मत करो, तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है और अपनी किस्मत को तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। यहाँ पर लूजिया बुरी तरह से तड़पने लगी और उस पल में उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगती हैं। लूजिया के बचपन में उसके फादर उसे बुरी तरह से पीटा करते थे और उसके पीछे वजह बस एक ही थी कि लूजिया एक लड़की है। उसके फादर के हिसाब से लड़कियां यूजलेस होती हैं और ऐसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं। उस रात लूजिया अपने फादर के हाथों मारी जाती, लेकिन उसकी मदर ने उसे वहाँ से भागने के लिए बोल दिया। लूजिया देखती कि उसे बचाने की खातिर उसकी माँ बुरी तरह से पीट रही है और इसी भयानक इंसिडेंट ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। और आज एक बार फिर से उसके फादर जैसा ही कोई दानव उसे मारने की फिराक में है। यहाँ पर लूजिया चाहकर भी खुद को बचा नहीं सकती थी, साथ ही उसकी सोड भी उसके हाथ से छूट गई। मगर तभी किसी ने वहाँ आकर उस सोड को थामते हुए उस डीमन पर कई सारे स्लैशेस रिलीज कर दिए, जिसमें उस डीमन का हाथ कट चुका था। लेकिन उस डीमन को इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चांगयुआन से कह रहा था तुम्हें क्या लगा तुम मुझे रोक पाओगे, और फिर उसने तुरंत ही अपने हाथ को दोबारा से रीजनरेट किया। इधर चांगयुआन लूजिया से कह रहा था कि तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। लूजिया को पता था कि वो इस फॉक्स डीमन का इस हालत में तो मुकाबला नहीं कर सकती। साथ ही साथ चांगयुआन उसे गुस्से में घूर रहा था, इसलिए लूजिया को वहाँ से जाना पड़ा। वहीं पर फॉक्स डीमन ने अपनी पावर्स को ब्लेड में ऐड करते हुए चांगयुआन पर अटैक करना शुरू कर दिए। हालांकि चांगयुआन काफी तेजी के साथ उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा था और फिर चांगयुआन भी अपनी सोड को घुमाते हुए इस फॉक्स डीमन का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। तब तक वो डीमन आकर उस पर एक जोरदार हमला कर देता है, जिसे चांगयुआन ने अपनी ब्लेड से रोक लिया था। और फिर चांगयुआन ने उसे पीछे ढकेलते हुए उस पर एक स्लैश अटैक रिलीज कर दिया। हालांकि उस स्लैश अटैक को डॉज करते हुए फॉक्स डीमन सीधे लूजिया के पीछे जाने लगता है। उसने एक छत से सीधा लूजिया पर जंप लगा दी थी, लेकिन इससे पहले कि उसकी तलवार लूजिया की गर्दन को काट पाए, उसके अटैक को चांगयुआन ने रोक लिया था। जो देखते उस फॉक्स डीमन ने चांगयुआन
युआन को काफी गुस्से में पटक दिया। इधर लूजिया को डर लग रहा था कि कहीं चांग युआन इसके हाथों बुरी तरह से घायल ना हो जाए, और उसी वक्त लूजिया को अपनी ब्लू सेडान चेयर की ऑरा महसूस हुई। वो समझ गई थी कि वो चेयर कहीं आस-पास ही होनी चाहिए। उस सेडान चेयर पर बैठने के बाद लूजिया की पावर अपने आप रिस्टोर हो सकती थी, जिसके चलते वो चांग युआन को फॉक्स डीमन के साथ छोड़कर वहाँ से भाग निकली। वहीं पर चांग युआन ने उस फॉक्स डीमन के हर एक अटैक को काफी तेजी के साथ काउंटर किया था, जो देखते ही वो फॉक्स डीमन भी थोड़ा सा हैरान हो गया। वो कह रहा था, बच्चे ये तो इम्पॉसिबल है, कोई भी मेरी स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकता। जिसके बाद वो फॉक्स डीमन अपनी ब्लेड में ढेर सारी पावर्स ऐड करते हुए चांग युआन के साथ भिड़ गया। वो समझ गया था कि इस बंदे से निपटना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। वहीं पर चांग युआन उसके अटैक को सोर्ड से रोकते हुए उस सोर्ड में अपनी ढेर सारी पावर्स ऐड कर देता है। उन दोनों की एनर्जी के टकराव से वहाँ की सारी जमीन शेक हो रही थी। मीनवाइल फॉक्स डीमन अपने एक ही स्लैश अटैक में चांग युआन ने पहना हुआ नकाब हटा देता है। उसे जानना था कि आखिर ये बंदा है कौन, मगर वो चांग युआन को पहचान नहीं पाता। उससे पूछ रहा था कि बताओ तुम आखिर हो कौन। तो चांग युआन उसे बताता है कि मैं तो एक मामूली सा कल्टीवेटर हूँ, एक ऐसा बंदा जिसका नाम लेने की भी जरूरत नहीं। और हाँ, एक बात और, तुमने मुझे खत्म करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम जाओ के लोगों को मार नहीं सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो उनका बैकलैश तुम पर भी हिट होगा। हालांकि फॉक्स डीमन को ऐसी धमकियां सुनने की आदत नहीं थी, इसलिए वो अपने फॉक्स टेल की पावर अपनी ब्लेड में ऐड करते हुए सीधा पैलेस पर लगे हुए फॉर्मेशन पर अटैक कर देता है। इस अटैक का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि उस फॉर्मेशन के साथ साथ पैलेस भी पूरी तरह से शेक होने लगा। जो देख शियांग कह रही थी कि शायद मैंने इस फॉक्स डीमन को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट किया। मैंने ये पहले ही सोचना चाहिए था कि तीनों सोल्स के यूनाइट होने के बाद ये कितना ज्यादा पावरफुल बनेगा। अब तो हमारे फ्लेम आर्टिफैक्ट की पावर भी इस फॉर्मेशन को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगी। अब तो हमारे पास बस एक ही रास्ता है, इस फॉर्मेशन से बाहर जाकर उसका मुकाबला करना। मगर शियांग की दोस्त इस बात से अग्री नहीं थी। वो उसे याद दिलाती है कि उस फॉक्स डीमन की कल्टीवेशन काफी ज्यादा हायर लेवल पर पहुंच चुकी है। आपका फायर फिनिक्स स्पिरिट उसके ड्रैगन स्पिरिट को रोक नहीं पाएगा। और शियांग को भी ये बात पता थी। वो कहती हाँ, अगर उसका मुकाबला करना है तो सिर्फ अकेला फायर फिनिक्स हमारी मदद नहीं कर सकता, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं खुद को फायर फिनिक्स के साथ मर्ज करूंगी। ये सुनते ही उनकी दोस्त काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वो कह रही थी कि प्लीज एक बार फिर से सोचिए, फायर फिनिक्स के साथ मर्ज होने के बाद आपकी कल्टीवेशन रैम तो बढ़ जाएगी, लेकिन आपको उसका बैकलैश भी झेलना पड़ेगा। इस तरह जबरदस्ती अपनी कल्टीवेशन रैम को बढ़ाने की वजह से आपकी इनर पावर डैमेज हो जाएगी। ये काफी ज्यादा खतरनाक है, इसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो शियांग जाकर उसे संभालते हुए अपने गले लगा लेती है। वो उसे बता रही थी कि इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। अब शियांग वहाँ से जाने वाली थी कि तभी उस बंदी ने उसके सामने प्रोटेक्टिव सोर्ड का जिक्र किया, जो कि फिलहाल जियाजी हॉल में मौजूद है। वो उसे बताती है कि कई सौ सालों पहले इमॉर्टल्स ने इसी प्रोटेक्टर सोर्ड का यूज करते हुए डीमन फॉक्स को स्ले किया था। जिस पर शियांग कहने लगी कि प्रोटेक्टर सोर्ड काफी ज्यादा पावरफुल है और फिलहाल की मेरी कल्टीवेशन रैम के साथ मैं उसे हैंडल नहीं कर पाऊंगी। उस सोर्ड को बस एक पावरफुल इमॉर्टल ही हैंडल कर सकता, इसलिए अब मुझे फायर फिनिक्स के साथ मर्ज होना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। फायर फिनिक्स के साथ मर्ज होने के बाद ही मेरी कल्टीवेशन लेवल उस डीमन से मैच कर सकती है और तभी जाकर हम इस मुकाबले को जीत पाएंगे। शियांग जानती थी कि उसकी दोस्त ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, मगर उसने अपनी दोस्त को यकीन दिलाया कि वो जरूर से उस फॉक्स डीमन को हरा देगी। वहीं दूसरी तरफ रॉन्ग भी शियांग के ही इंतजार में थी। वेल, इस बंदी की बॉडी पर फॉक्स डीमन ने कब्जा किया है, तो अब वो बस इसी इंतजार में है कि कब शियांग पैलेस से बाहर आए और वो उस पर हमला कर दे। इधर फॉक्स डीमन की दूसरी स्पिरिट चांग युआन पर कूद गई थी। वो उससे कह रहा था कि भले ही मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें बुरी तरह से घायल कर सकता हूँ। और अब उसने चांग युआन पर एक जोरदार हमला कर दिया था, जिससे वहाँ की जमीन में क्रैक्स पड़ गए। मगर चांग युआन अचानक से वहाँ से गायब हो गया था, जो देखकर वो डीमन भी थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। और तभी फॉक्स डीमन की नजर पड़ी एक टैलिस्मान पर, जिसे देखते ही वो समझ गया कि ये तो डाविस बॉडी स्विचिंग टैलिस्मान है। अब वो डीमन सोच में पड़ गया कि आखिर ये मिस्टीरियस बंदा था कौन। वहीं दूसरी तरफ लूजिया टाउन से थोड़ा दूर आ चुकी थी और तभी उसकी नजर पड़ी शियांग पर, जो कि अपने फायर फिनिक्स पर सवार होकर वहाँ से गुजर रही थी। वेल, शियांग ने भी यहाँ पर उसे देख लिया था, इसलिए तुरंत ही उससे बात करने पहुँच गई। वो लूजिया से कहने लगी कि शायद तुम हेवनली सोर्ड सेक्ट से बिलोंग करती हो।
देखो अब ये टाउन बिल्कुल भी सेफ नहीं रहा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से यहाँ से रवाना हो जाओ। और फिर शियांग उस फॉक्स डीमन की तलाश में निकल पड़ी। इधर लूजिया की सेडान चेयर अपने आप उसके पास वापस आ चुकी थी। तो अपनी चेयर की तरफ आगे बढ़ती हुई लूजिया के हाथ से वो प्रिस्क्रिप्शन नीचे गिर जाता है जो कि उसे चांग युआन ने दिया था। इसलिए लूजिया उस प्रिस्क्रिप्शन को देखकर कहने लगी कि वो बंदा तो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, शक्ल से जितना मासूम उतना ही चालाक। अगर आज वो मेरी मदद नहीं करता तो शायद मैं उस फॉक्स डीमन के हाथों मारी जाती। और तभी लूजिया देखती कि उस प्रिस्क्रिप्शन में चांग युआन ने शाओलिंग के नाम का जिक्र किया था। लूजिया समझ जाती है कि वो बंदा उसे आगाह करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि लूजिया को शाओलिंग के बारे में जरा भी आइडिया नहीं थी कि आखिर ये बच्ची है कौन। और उतने में ही शाओलिंग उससे मिलने पहुंच जाती है। इधर चांग युआन भी अपने रूम में वापस आ गया था और तभी वो देखता है कि शाओलिंग तो वहाँ पर है ही नहीं। इधर शाओलिंग लूजिया को बता रही थी कि मैं तो मेरे सीनियर को ढूंढने आई थी और देखो आपसे मुलाकात हो गई। साथ ही साथ वो लूजिया की सेडान चेयर को भी देख लेती है। तभी लूजिया ने उसे बता दिया कि वो फॉक्स डीमन के हाथों बुरी तरह से घायल हो चुकी है, तो उसके लिए इंपीरियल पैलेस ही एक सेफ जगह थी क्योंकि वहाँ का फॉर्मेशन उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। वो कह रही थी कि वैसे भी मुझे अकेले घर वापस लौटने में डर लग रहा है, तो प्लीज आप मुझे भी अपने साथ ले चले। जो सुनते ही लूजिया डर के मारे पीछे हट गई। अब उसे शाओलिंग पर काफी ज्यादा शक हो रहा था। उससे पूछती कि आखिर इंपीरियल पैलेस में तुम्हारा क्या काम है, तुम वहाँ पर क्यों जाना चाहती हो। तो शाओलिंग उसे जवाब देते हुए बताने लगी कि इस सिटी पर फॉक्स डीमन का खतरा है। अगर मैं यहाँ से अकेली वापस गई तो डीमन मुझ पर अटैक करेगा, इसलिए मैं आपके साथ पैलेस में जाना चाहती हूँ। और अब वो लूजिया की सेडान चेयर की तरफ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन लूजिया ने उसे रोक लिया, जिससे अब शाओलिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ पर शाओलिंग की डिमोनिक साइड उसकी बॉडी पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी और इसके बारे में लूजिया को कोई आइडिया नहीं। और उतने में ही चांग युआन वहाँ पर आ जाता है। वो लूजिया के हाथ में एक अम्ब्रेला थमाते हुए सीधा शाओलिंग की तरफ चला गया। उसने शाओलिंग के सिर पर हाथ रखते ही शाओलिंग दोबारा से होश में आ गई। अब वो पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी थी। यहाँ पर चांग युआन शाओलिंग को लूजिया के बिल्कुल भी करीब नहीं जाने दे रहा था। इनफैक्ट वो लूजिया को गुड बाय बोलकर शाओलिंग को लेकर वहाँ से रवाना हो गया। इधर लूजिया सोचती कि इस बंदे ने नकाब पहनकर मुझे प्रोटेक्ट किया, इसे लगा था कि शायद मैं इसे पहचान नहीं पाऊंगी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस बंदे की मेरिडियन ब्रोकन होने के बावजूद भी इसने फॉक्स डीमन का मुकाबला कैसे किया। ये तो कल्टीवेशन की मिस्टिक रैल्म पर भी ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता, फिर इसके पास इतनी खतरनाक पावर्स कहाँ से आ गई। लूजिया को पता था कि उसके सवालों के जवाब चांग युआन के अलावा और कोई दे नहीं सकता, इसलिए वो तुरंत ही अपनी सेडान चेयर पर बैठ के वहाँ से रवाना हो गई। इधर चांग युआन शाओलिंग से कह रहा था कि शायद तुम मुझे देखकर जरा भी खुश नहीं हुई, क्या तुम मुझे इसकी वजह बता सकती हो। जिस पर शाओलिंग कहती कि अगर आप वहाँ पर नहीं आते तो शायद मैं सिस्टर लूजिया के साथ पैलेस में चली जाती, लेकिन आपकी वजह से वो सुनहरा मौका मेरे हाथ से निकल गया। तो चांग युआन उसे बताता है कि अच्छा हुआ मैंने तुम्हें वहाँ जाने से रोक लिया, क्योंकि शियांग तो तुम्हें देखते ही पहचान जाती कि तुम एक छोटी सी फॉक्स हो और फिर तुम्हें निगलने में शियांग को ज्यादा वक्त नहीं लगता। तो शाओलिंग उसे बताने लगी कि मैं तो बस पैलेस में आपके लिए जाना चाहती थी ताकि आपके बारे में शियांग को कुछ अच्छी बातें बता पाऊँ। मुझे लगता है कि आप दोनों की जोड़ी कमाल की होगी। हालांकि चांग युआन को पता था कि शाओलिंग तो बस बहाने मार रही है, इसका पैलेस में जाने का कुछ और ही मकसद था। उससे कहने लगा कि प्रिंसेस शियांग तो काफी ज्यादा अजीब है। पहले तो उसने फॉक्स डीमन को आजाद करके पूरी सिटी में कैओस मचा दिया और अब वो खुद ही उसे रोकना चाहती है। यकीन मानो जो भी बंदा उस प्रिंसेस के साथ शादी करेगा उसकी मुसीबतें कभी खत्म नहीं होने वाली, इसलिए मैं तो कभी भी प्रिंसेस शियांग के साथ रिलेशनशिप का सोच भी नहीं सकता। तो शाओलिंग उससे पूछती कि सीनियर क्या आपको लगता है कि प्रिंसेस शियांग उस फॉक्स डीमन को हरा पाएगी। तो चांग युआन बताने लगा कि शियांग ने ही उस डीमन को अवेकन किया था, यानी कि उसके पास जरूर से कोई बैकअप प्लान होगा, इसलिए तो उसने इतनी बड़ी रिस्क उठाई। हालांकि उसकी बातों से शाओलिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहती सीनियर आप नहीं जानते वो फॉक्स डीमन कितना ज्यादा खतरनाक है, बस 1 घंटे के अंदर ही वो पैलेस को जीत लेगा और फिर हम सभी लोग मारे जाएंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। मगर चांग युआन ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जा सकता और वैसे भी जाओ स्टेट में कदम रखते ही हम यहाँ के गेम का हिस्सा बन गए थे, इसलिए
इसलिए खिलाड़ी कभी गेम छोड़कर नहीं जा सकते। वहीं दूसरी तरफ रोंग और युनहो ने शियांग को वहाँ से गुजरते हुए देख लिया था। रोंग कहती कि शायद ये बंदी हमारी ही तलाश कर रही है, तो युनहो कहता है कि मैं तो बस ये देखने के लिए बेताब हूँ कि प्रिंसेस हमारा मुकाबला कैसे करेगी। और अब तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए रोंग की बॉडी के साथ मर्ज हो चुका था, जिससे वहाँ पर इवल एनर्जी का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसके चलते शियांग भी समझ गई कि फॉक्स डीमन तो अब इस बंदी की बॉडी में है। फॉक्स डीमन उससे कह रहा था, लड़की फाइनली तुम अपने प्रोटेक्टिव बैरियर से बाहर आ ही गई। सच बताओ तुम्हें इसी मौके की तलाश में था। तो शियांग उससे कहती, हाँ मैं तुम्हारा ही मुकाबला करने यहाँ आई थी। तुम्हें जो आर्टिफैक्ट चाहिए वो मेरी बॉडी में मौजूद है, तो आओ और मुझे खत्म कर दो। मुझे मारते ही तुम्हारी चारों सोल आजाद हो जाएगी। जो सुनते हो फॉक्स डीमन हंसने लगा। वो कह रहा था, लड़की तुम तो काफी ज्यादा हिम्मत वाली हो, जो कि अपने उस फॉर्मेशन को छोड़कर मेरा मुकाबला करने यहाँ चली आई। तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारा ये आर्टिफैक्ट मुझे खत्म कर पाएगा, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस जाओ स्टेट में प्रोटेक्टर सोड के अलावा ऐसा कोई दूसरा वेपन नहीं जो मुझे मार पाए। शियांग को भी अब यकीन हो चुका था कि उसने प्रोटेक्टर सोड का ही यूज करना चाहिए था, मगर वो फॉक्स डीमन को अपनी कमजोरी दिखाना नहीं चाहती, इसलिए वो उसे बता रही थी कि तुम्हें मारने के लिए मेरी ये अम्ब्रेला सोड भी काफी हो जाएगी। और फिर शियांग अपनी फायर फिनिक्स के साथ मर्ज हो गई, जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इनफैक्ट फॉक्स डीमन भी उसकी पावर्स को देखकर थोड़ा सा पैनिक हो गया। उसे कभी लगा नहीं था कि शियांग उसे मारने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगाएगी। वहीं पर शियांग के पावरफुल विंग्स अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे थे, जो देख फॉक्स डीमन उस पर अटैक करते हुए कहने लगी कि तुम तो काफी ज्यादा हिम्मत वाली निकली। तुमने फायर फिनिक्स की पावर को उधार लेकर अपनी कल्टीवेशन realm को बढ़ा दिया। और फिर वो शियांग पर जोरदार लात हिट कर देता है, तो शियांग अपनी एनर्जी का यूज करते हुए उसे दूर पुश करते हुए कहने लगी कि तुम्हें मारने के लिए मुझे इतनी बड़ी रिस्क उठानी ही पड़ी। और फिर शियांग ने उस पर एक पावरफुल स्लैश अटैक रिलीज कर दिया था, जिसे वो फॉक्स डीमन जैसे तैसे डॉज कर देता है। लेकिन तब तक शियांग ने वहां आकर दोबारा से उस पर हमले करना शुरू कर दिए। वो फॉक्स डीमन समझ गया था कि ये बंदी काफी ज्यादा बोल्ड है, साथ ही वो पावर्स के मामले में उसकी सेम लेवल पर पहुंच गई थी, जिसके चलते अब शियांग को हराना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। वहीं पर शियांग अपने पावरफुल स्लैश अटैक रिलीज करते हुए उस फॉक्स डीमन पर पूरी तरह से हावी हो चुकी। अब इन दोनों के दरमियान हमें एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, जहाँ पर फॉक्स डीमन अपनी दोनों तलवारों का यूज करते हुए भी शियांग पर डोमिनेट नहीं हो पा रहा था। शियांग उसके हर एक अटैक को काफी आसानी के साथ डॉज कर रही थी। उसकी गजब की स्पीड देखकर तो फॉक्स डीमन के होश ही उड़ गए। पहला तो शियांग को मारना चाहता था, लेकिन अब वो खुद को कैसे बचाएगा यही उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था। उसने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि शियांग अपनी कल्टीवेशन realm को बढ़ा पाएगी। यहाँ पर शियांग ने अपने तेज स्लैश के साथ उस डीमन की चारों उंगलियां काट दी थी, जो देख फॉक्स डीमन उससे कहता है कि लड़की शायद ये बात तुम जानती नहीं होगी, उधार ली हुई पावर को दोबारा से वापस करना पड़ता है, और तुमने तो फायर फिनिक्स की पावर उधार ली है, यानी कि तुम्हें उसकी दुगनी कीमत चुकानी होगी। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि फायर फिनिक्स का बैकलैश तुम्हारी जान ले सकता है? जिस पर शियांग कहती, मेरे ख्याल से तुमने मेरी फिक्र छोड़कर खुद के बारे में सोचना चाहिए। तुमने मेरे साथ दुश्मनी लेकर बहुत बड़ी गलती की है, और अब इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। जिसके बाद शियांग अपने एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट करते हुए फायर फिनिक्स विंग्स को समन कर लेती है, जो देखते फॉक्स डीमन ने भी अपनी 9 टेल्ड को एक्टिवेट कर दिया। और अब इन दोनों में जबरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका था। वो दोनों भी एक दूसरे पर मुसलसल हमले करने लगे। अब सीन शिफ्ट होकर हम लूजिया को देख पाते, जिसने अपनी सडान चेयर की पावर का यूज करते हुए अपनी पावर्स को रिकवर कर लिया। साथ ही साथ उसने इस आर्टिफैक्ट की मदद से अपनी इंजरीज को काफी हद तक हील कर लिया था। अब यहाँ पर लूजिया के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि फॉक्स डीमन उसकी हर एक सोड मूव को कैसे पहचान पाया। जब उन दोनों में बैटल हुई थी, उस वक्त फॉक्स डीमन ने लूजिया के हर एक अटैक को प्रेडिक्ट किया, जिसके चलते लूजिया उसके हाथों बुरी तरह से घायल हो गई। तो लूजिया को बस यही जानना था कि फॉक्स डीमन को उसकी सोड मूव के बारे में कैसे पता चला, और वो दोबारा से उस प्रिस्क्रिप्शन को चेक करती है, जिसमें शाओलिंग का नाम मेंशन किया गया था। उसे याद आता है कि उसने शाओलिंग को सोड ब्रीदिंग टेक्निक का फॉर्मूला दिया था। तो लूजिया के वहाँ से जाते ही शाओलिंग ने तुरंत ही सोड ब्रीदिंग टेक्निक को मास्टर करना शुरू किया। तो लूजिया को शक था कि शायद शाओलिंग
शाओलिंग ने काफी इजीली सोड ब्रीदिंग टेक्निक को मास्टर किया होगा। कोई भी पर्सन इतनी आसानी के साथ सोड ब्रीदिंग टेक्निक को मास्टर नहीं कर सकता, लेकिन शाओलिंग को इसमें काफी कम वक्त लगा। इसका मतलब शाओलिंग और उस फॉक्स डीमन का कोई ना कोई कनेक्शन है। और फिर लुजिया के सामने सारी कहानी क्लियर हो गई। वो कहने लगी कि चांगयुआन और शाओलिंग जाओ स्टेट में काफी लंबे अरसे से रुके हुए हैं। तो इसी दरमियान उस फॉक्स डीमन ने अपना डीमन सीड शाओली के अंदर इम्प्लांट किया होगा, इसलिए तो वो बंदी काफी अजीब तरीके से बर्ताव कर रही थी। साथ ही वो जोर जबरदस्ती मेरे साथ इंपीरियल पैलेस में आना चाहती थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि शाओलिंग फॉक्स डीमन की मदद कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शाओलिंग भी एक फॉक्स है? हाँ, यही वजह हो सकती है, वरना तो फॉक्स डीमन कभी भी उसके अंदर अपना डीमन सीड इम्प्लांट नहीं कर सकता था। और शायद ये बात चांगयुआन भी अच्छे से जानता है कि वो बच्ची फॉक्स डीमन के साथ कनेक्टेड है, इसलिए तो उसने अपने प्रिस्क्रिप्शन में शाओलिंग का नाम मेंशन करके मुझे आगाह किया। अब अगर हमें उस फॉक्स डीमन को हराना है तो शाओलिंग की बॉडी से उसके सोल सीड को निकालना होगा। लेकिन ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि फॉक्स डीमन अपने डीमन सीड को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगा, साथ ही साथ शाओलिंग भी उसका सपोर्ट करेगी। सो अब अगर हमें उस फॉक्स डीमन से निपटना है तो शाओलिंग को रास्ते से हटाना होगा। लेकिन क्या चांगयुआन अपनी जूनियर सिस्टर शाओलिंग को मारने की इजाजत देगा? और उतने में वो देखते कि आसमान में डीमन क्लाउड्स काफी ज्यादा थिक हो चुके हैं, जहाँ पर शाओलिंग और चांगयुआन शियांग और फॉक्स डीमन के दरमियान चल रहे मुकाबले के क्लैशेस को एंजॉय कर रहे थे। चांगयुआन कह रहा था कि भले इन दोनों में फाइट चल रही, लेकिन दूर से तो ये किसी आतिशबाजी जैसे नजर आ रहा। तभी शाओलिंग उससे कहने लगी कि सीनियर, पिछली बार आपने मुझे एक टाओइस्ट की कहानी बताई थी, मुझे लगता है कि वो आपकी ही कहानी होगी। जिस पर चांगयुआन जवाब देता है कि हाँ, तुमने सही पहचाना, दरअसल वो मेरे पास्ट लाइफ की कहानी थी। शाओलिंग कहने लगी कि आपकी स्टोरी के अकॉर्डिंग आपके मास्टर ने आपको खत्म कर दिया था, फिर उसके बाद आपके साथ क्या हुआ? तो चांगयुआन उसे बताता है कि मुझे एक बहुत ही अजीब सी जगह पर ट्रैप किया गया। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई अलग ही दुनिया हो। शाओलिंग तो इस जगह का जिक्र सुनते ही थोड़ी सी क्यूरियस हो गई। वो उससे कहने लगी कि सीनियर, कहीं वो डिवाइन रन तो नहीं थी? जिस पर चांगयुआन कहता है कि मुझे नहीं लगता वो डिवाइन रल्म होगी। वैसे मैंने तो आज तक कभी डिवाइन रल्म को देखा ही नहीं, तो मैं कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। सच बताओ तो मैं अपने पास्ट के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं जाओ स्टेट में रुक गया, क्योंकि यहाँ से मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। और फिर चांगयुआन ने उससे एक सवाल पूछा कि वैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम पूछ रही थी या फिर वो फॉक्स डीमन? जो सुनते ही शाओलिंग डर के मारे कांपने लगी। उससे कहती कि सीनियर, आप मेरे साथ ऐसी बात क्यों कर रहे हो? वैसे अगर मैं सही वक्त पर तुम्हारे पास नहीं आता तो तुम उस लुजिया के साथ इंपीरियल कोर्ट जाने वाली थी। तो बताओ फिर वहाँ जाकर तुम क्या करने वाली थी? तुम्हारा कोई तो प्लान जरूर होगा। जिस पर शाओलिंग कहती, सीनियर, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माइंड पर मेरा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहा। ऐसा लगता है कि कोई मेरे माइंड को काबू कर रहा। तो चांगयुआन उससे पूछता है कि बताओ तुम ये सब कब से एक्सपीरियंस कर रही हो? तो शाओलिंग उसे बताने लगी कि जाओ स्टेट में आने के बाद जब हमारे मास्टर ने हम पर अटैक किया था, उसी दिन से ये सब शुरू हुआ। उस दिन जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि एक छोटा सा फॉक्स मेरा लाड कर रहा है। पहला तो मुझे लगा कि वो मेरी इनेट स्पिरिट होगी, मगर तभी अचानक से वो फॉक्स ईवल बन गया। उसमें से एक बहुत ही खतरनाक फॉक्स डीमन बाहर आ गया था। वो मुझसे कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम्हें पावरफुल बनना है, तो क्यों ना इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूँ। और फिर वो सीधे मेरी बॉडी में एंटर कर गया। यहाँ पर शाओलिंग काफी ज्यादा पैनिक हुई थी। तो चांगयुआन उसे बताता है कि वो तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला, बल्कि वो तो बस अपना मकसद पूरा करना चाहता है। उससे रोते हुए कहने लगे कि सीनियर, अभी भी वक्त है, मुझे खत्म कर दीजिए। तो चांगयुआन उसे बताता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं तुम्हें बचा लूंगा। तो शाओलिंग उससे कह रही थी कि आप उस डीमन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। आप बस देखते जाओ कि वो कैसे प्रिंसेस शियांग, फिर लुजिया और फिर हम दोनों को मार देगा। और तभी अचानक से उसके अंदर मौजूद डीमन सीड उस पर हावी हो गया, मगर चांगयुआन अपनी टाओइस्ट पावर का यूज करते हुए तुरंत ही उसे सप्रेस कर देता है। साथ ही वो शाओलिंग से कह रहा था कि चलो ये सब छोड़ो, मुझे अपनी बचपन की कहानियां सुनाओ। यहाँ पर चांगयुआन बस उसे डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ फॉक्स डीमन और शियांग के दरमियान जबरदस्त मुकाबला हो रहा था। वो दोनों फिलहाल कल्टीवेशन की सेम लेवल पर है, जिसके चलते कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ पर फॉक्स डीमन शियांग पर अपने बहुत ही खतरनाक आइस लेंसेज से अटैक कर रहा था, मगर शियांग तो तुरंत ही वहाँ से गायब हो गई। वो डीमन उसे इधर उधर ढूंढ रहा था कि तभी उसी के आइस लेंसेज के साथ शियांग उसके पास पहुँच
पहुंच गई। यहाँ पर तो शियांग उसी के वेपन का यूज करके उस पर हमला कर रही थी, जो देखकर फॉक्स डीमन उस पे काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो शियांग से पूछ रहा था कि तुम्हारे पास इतनी सारी एबिलिटीज कहाँ से आई? भले ही हम कल्टीवेशन के सेम लेवल पर हैं, मगर तुम्हारी पावर मुझसे ज्यादा है। जिस पर शियांग बताती है कि मैंने खुद को फायर फिनिक्स के साथ मर्ज किया था, तो उसकी सारी एबिलिटीज मुझ में आना नेचुरल है। और अब उन दोनों में दोबारा से फाइट शुरू हो गई थी। शियांग उसे बताती है कि मैं तुम्हारे आइस क्रिस्टल को भी पूरी तरह से कॉपी कर सकती हूँ, इसलिए मेरे खिलाफ ऐसे फालतू अटैक का यूज मत करो। यहाँ पर शियांग ने अपनी हेवी सोर्ड से उस पर हमला कर दिया था, मगर वो बंदी तो अपनी लात से उसके अटैक को रोक लेती है। वो शियांग से कह रही थी कि इस सोर्ड में तो पर्पल कोट रेल्म कल्टीवेशन की पावर है। ये सोर्ड पावरफुल तो है, मगर इसमें पावरफुल सोर्ड इंटेंट नहीं है, इसलिए तुम्हारे ये अटैक मुझ पर कोई असर नहीं करेंगे। और फिर उसने शियांग पर हमला करके उसे पीछे ढकेल दिया। शियांग उससे कह रही थी कि ये मत भूलो, मेरे पास अभी भी वो फायर फ्लेम आर्टिफैक्ट है। अगर तुम्हें वो चाहिए तो उसके लिए तुम्हें मुझे मारना होगा। इधर वो फॉक्स डीमन अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि मुझे तो अब प्रिंसेस की ख्वाहिश को पूरा करना ही होगा। साथ ही साथ उसने अपनी 2 जंजीरें रिलीज करते हुए उसमें शियांग को ट्रैप कर लिया। तो शियांग उन जंजीरों से आजाद होने के लिए झटपटाने लगी, मगर वो डीमन उसे बता रहा था कि तुम इन्हें ब्रेक नहीं कर सकती। साथ ही साथ वो अपनी एक हेवी सोर्ड प्रिपेयर करते हुए सीधे शियांग पर हमला कर देता है। इधर शियांग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस डीमन से कह रही थी कि तुमने मेरी सोर्ड को कुछ ज्यादा ही हल्के में लिया। और अब वो अपनी सोर्ड को रिलीज करते हुए उसके अटैक को काउंटर करने लगी। साथ ही साथ उसने उन जंजीरों को भी ब्रेक कर दिया था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उन दोनों सोर्ड में एक जोरदार क्लैश हो चुका, जिसमें शियांग की सोर्ड बाजी मारते हुए फॉक्स डीमन की सोर्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन इससे पहले कि वो सोर्ड उसमें पियर्स हो जाए, वो डीमन वहाँ से गायब हो गया था। हालांकि उस सोर्ड ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। मीनवाइल शियांग उसे बता रही थी कि ये सोर्ड मेरी अम्ब्रेला का ही हिस्सा है, जिसे तुमने थोड़ी देर पहला कंज्यूम किया था, इसलिए ये सोर्ड तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक ये तुम्हें खत्म न कर दे। जो सुनकर वो फॉक्स डीमन गुस्से में कह रहा था कि लड़की तुम तो काफी बड़ी चालबाज निकली, लेकिन अगर तुम्हारी माँ से तुम्हारा मुकाबला किया जाए तो तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। यहाँ पर वो फॉक्स डीमन सीधे आकर शियांग के साथ भिड़ गया था। साथ ही साथ वो देखता है कि शियांग की सोर्ड अब उसके एकदम करीब आ चुकी है, तो फटाक से वहाँ से गायब होकर उस सोर्ड को सीधे शियांग पर ही हिट करता है। हालांकि शियांग की सोर्ड ने समय रहते अपने मास्टर को पहचान कर अपने अटैक को होल्ड कर लिया। तब तक फॉक्स डीमन अपने फाइनल अटैक को प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। उसने यहाँ पर डीमन क्लाउड थंडर को एक्टिवेट किया था, जो देखकर लूजिया कहने लगी कि ये अटैक तो काफी ज्यादा पावरफुल है। मुझे नहीं लगता कि प्रिंसेस शियांग इसे हैंडल कर पाएगी, और ना ही मेरे पास मेरी सोर्ड है जो मैं इस डीमन को रोक पाऊँ। मेरे ख्याल से जाओ स्टेट को छोड़ना ही सही ऑप्शन होगा। जिसके बाद लूजिया तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गई। इधर उस फॉक्स डीमन ने अपने क्लाउड थंडर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया था, जिसके चलते वो डीमन खुद एक जायंट में तब्दील हो गया था। और फिर वो यहाँ पर अपनी रोरिंग टेक्निक का यूज करते हुए अपना डोमिनेंस शो करता है। साथ ही साथ वो शियांग पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, मगर यहाँ पर हम देख पाते हैं कि शियांग के चेहरे पर एक स्माइल है। उसके पास एक बैकअप प्लान था, जिसके बारे में हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। यहाँ पर शियांग अपने पैलेस को देख पा रही थी, तो फॉक्स डीमन के अटैक से बचने के लिए वो तुरंत ही अपने पैलेस की तरफ रवाना हो गई। साथ ही साथ वो फॉक्स डीमन के सभी थंडर अटैक को भी काउंटर करने लगी, जिसके चलते फाइनली वो उस फॉर्मेशन के पास पहुँच जाती है। हालांकि फॉक्स डीमन भी उसे फॉलो करते हुए उसके एकदम करीब पहुँच चुका था। उससे कहने लगा कि चलो अब मेरे अटैक से बच के दिखाओ। और अब जैसे उसने अपने क्लाउड थंडर से शियांग पर हमला किया, वो फटाक से गायब होकर सीधे उस अटैक को फॉर्मेशन पर क्लैश कर देती है, जिसके चलते वो फॉर्मेशन वैनिश होकर सीधे पैलेस पर अटैक हो गया। और उसी वक्त फॉक्स डीमन ने कंज्यूम किया हुआ एंशिएंट स्क्रॉल अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, जिसके चलते उस फॉक्स डीमन पर कई सारे हमले होने लगे। दरअसल ये पैलेस को डिस्ट्रॉय करने का बैकलैश था। शियांग उसे तड़पता हुआ देखकर उसे बताने लगी कि तुम तो एक नंबर के बेवकूफ निकले। जब तुमने एंशिएंट स्क्रॉल को कंज्यूम किया था तभी तुम उस पैलेस के साथ कनेक्ट हो गए थे। अगर पैलेस को किसी ने कुछ भी किया तो उसका असर तुम पर होगा। मेरे ख्याल से अब तुम काफी ज्यादा पेन में होंगे। इधर वो फॉक्स डीमन उससे कह रहा था कि मुझे तो कभी लगा नहीं था तुम अपने ही पैलेस को डिस्ट्रॉय करोगी। जिस पर शियांग कह रही थी कि तुम्हारे जैसे डीमन को मारने के लिए मैं इसे 1000 पैलेस कुर्बान कर दूं। और उतने में वो डीमन उससे पूछने लगा कि बताओ फायर फ्लेम आर्टिफैक्ट कहाँ पर है? कहीं वो आर्टिफैक्ट भी इस पैलेस के साथ डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ? वो डीमन उस पर इरिटेट होकर कई सारे हमले करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ वो उससे पूछता है कि
बताओ यहाँ पर तुम्हारी कौन मदद कर रहा है। जिस पर शियांग अपने एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगी कि तुम कुछ ज्यादा ही सवाल पूछते हो और मेरे पास तुम्हारे फालतू सवालों का कोई जवाब नहीं। यहाँ पर शियांग ने अपनी बहुत ही जबरदस्त फ्लाइंग स्वॉर्ड को एक्टिवेट किया था, जो कि सीधी जाकर उस फॉक्स डीमन के आर पार घुस चुकी थी। वेल, इसमें है रेड अम्ब्रेला की पावर, जो कि एक गजब का आर्टिफैक्ट थी और उसी पावर ने उस फॉक्स डीमन को तड़पाती हुई सीधे पैलेस की सीढ़ियों पर लाकर पटक दिया। शियांग उसे बता रही थी कि दरअसल ये स्वॉर्ड मेरी रेड अम्ब्रेला का हिस्सा थी, जिसे तुमने कंज्यूम किया, तो अब मेरी स्वॉर्ड वापस से अपने अम्ब्रेला के पास जा चुकी है। अब बस थोड़ी देर में सब कुछ खत्म हो जाएगा। इधर वो डीमन उस स्वॉर्ड को बाहर पुल करने की कोशिश करते हुए कहने लगा कि सब कुछ खत्म तब होगा जब मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूं। उतने में ही शियांग अपनी अम्ब्रेला पर सवार होकर उसे उस डीमन के अंदर और ज्यादा पियर्स करने लगी। वो उसे बता रही थी कि बस थोड़ी देर में पैलेस का फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगा और मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि ये फॉर्मेशन ईवल या फिर डीमन को खत्म कर सकता है। तो बस अब तुम अपनी मौत का यहीं पर इंतजार करो, तब तक मैं जाकर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती हूँ। जिसके बाद शियांग ने जाकर फायर फ्लेम आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया। इधर फॉक्स डीमन को काफी ज्यादा पेन हो रही थी और उतने में ही लूजिया उसके सामने आ गई। वो फॉक्स डीमन उससे कह रहा था कि मैं जानता हूँ तुमने उस बंदी की मदद की थी। मेरी थंडर अटैक को रिलीज करते ही तुमने इस फॉर्मेशन को क्लोज कर दिया था ताकि वो अटैक सीधे जाकर पैलेस पर हिट हो जाए और उसी का बैकलैश मुझे झेलना पड़ा। मगर कोई नहीं, मैं तो बस सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ। उतने में ही लूजिया ने अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए उस डीमन पर कई सारी तलवारों से हमला कर दिया, जिससे वो डीमन बुरी तरह से तड़पने लगा। वो जानता था कि अभी बॉडी उसके कोई काम की नहीं रही, इसलिए वो जल्दी से अपने स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। हालांकि उसकी दो स्पिरिट्स को देखकर लूजिया थोड़ी सी परेशान हो गई। वो कह रही थी कि अंडरग्राउंड से तो 3 सोल आजाद हुई थी, फिर इसकी तीसरी सोल कहाँ पर है। दरअसल ये सब फॉक्स डीमन की एक चाल थी। उसने यूनहो के अंदर अपनी थर्ड सोल को छुपा के रखा था और अब उस फॉक्स डीमन ने अपनी सोल को उस बंदे की बॉडी से कलेक्ट कर लिया। वो कह रहा था शियांग, अब मैं तुम्हारे फायर फ्लेम आर्टिफैक्ट को हासिल करके अपनी चौथी सोल को भी आजाद कर लूंगा और फिर उन चारों सोल्स की मदद से मैं अपनी बाकी बची दोनों स्पिरिट्स को अवेकन कर दूंगा। बस एक बार मैं अपनी पूरी पावर को अनलॉक कर दूं, फिर देखता हूँ कौन मुझे रोक पाएगा। और फिर उसकी स्पिरिट तुरंत ही पैलेस में पहुंच गई, जहाँ पर उसने शियांग पर हमला करते हुए उस फायर फ्लेम आर्टिफैक्ट को हासिल किया था। वो कह रहा था कि अभी पूरा नानजाओ किंगडम मेरा हो जाएगा और फिर उस आर्टिफैक्ट को निगलते ही उसकी एक चौथी सोल भी आजाद हो गई। इधर उस चौथे स्पिरिट ने आकर लूजिया ने बनाई हुई शील्ड को ब्रेक करते हुए अपने दोनों और स्पिरिट को कलेक्ट कर लिया और अब वो सीधे जाकर उस फॉक्स डीमन की बॉडी में समा जाते हैं। तो इस तरह से फॉक्स डीमन ने अपनी चारों स्पिरिट को तो आजाद कर लिया था, जिसके चलते उसकी पावर हद से ज्यादा बढ़ गई। अब वो वहाँ से जाने वाला था कि तभी शियांग उसे रोकने लगी। तो फॉक्स डीमन अपनी इविल एनर्जी का यूज करते हुए उसे तड़पाते हुए कहने लगा कि मैं कई सालों से कैद था और फाइनली आज मुझे आजादी मिली है। और अगर सच बताओ तो ये सब तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हुआ। अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो शायद मैं अभी भी उस अंडरग्राउंड में ट्रैप रहता। इसलिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। और तभी शियांग को चौक करते हुए उसने देखा कि अरे ये तो शियांग है ही नहीं, जिससे वो डीमन काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। दरअसल असली शियांग तो अंडरग्राउंड में मेन डीमन के पास पहुंच चुकी थी और वो भी अपने साथ इमॉर्टल स्वॉर्ड लेके। वो फॉक्स डीमन से कह रही थी कि मैंने तुमसे कहा था हमारी दोबारा मुलाकात जरूर होगी। डीमन उससे कहने लगा कि बताओ तुम्हारी प्लानिंग क्या है। तुमने पहला तो मुझे आजाद किया और अब मुझे मारने आई हो। जिस पर शियांग कहने लगी कि तुम्हारे पास टोटल 6 स्पिरिट थी और वो सबके सब यहीं पर कैद होने की वजह से तुम्हारी स्पिरिट पूरी तरह से इंटैक्ट थी, यानी कि तुम्हारी सभी स्पिरिट के यहाँ मौजूद होने की वजह से तुम्हें मारना इम्पॉसिबल था। इसलिए मैंने तुम्हें आजादी का लालच देकर तुमसे तुम्हारी स्पिरिट्स को अलग कर दिया। साथ ही साथ मैंने ही तुम्हें फायर फ्लेम आर्टिफैक्ट कंज्यूम करने पर मजबूर किया ताकि तुम अपनी चौथी स्पिरिट को भी आजाद कर पाओ। और अब अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो तुम्हारे पास फिलहाल 2 स्पिरिट्स होंगी, यानी कि इस कमजोरी की हालत में तुम्हें खत्म करना मेरे लिए जरा भी मुश्किल नहीं होने वाला। अब तुम ही बताओ मैं इस सुनहरे मौके को हाथ से कैसे जाने दूंगी। उसकी सारी प्लानिंग सुनने के बाद तो फॉक्स डीमन के मानो खून में ही आग लग गई थी। वो कहता है लड़की अगर मेरे पास 2 सोल्स ही बची है तो क्या हुआ, इतने भी तुम्हें खत्म करने के लिए काफी हो जाएगी। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इतनी आसानी के साथ मार दोगी? ये मत भूलो कि मैं एक ग्रेट डीमन हूँ। अरे वो डीमन बड़ी ही तेजी के साथ शियांग पर अटैक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, मगर वहाँ मौजूद जंजीरों ने उसे रोक लिया था। अरे अब अटैक करने की बारी शियांग की थी। वो उससे कहने लगी कि मैं जानती थी तुम्हें मारना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए तो मैं अपने साथ ही इमॉर्टल स्वॉर्ड लाई हूँ। अरे अब उसने अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड का यूज करते हुए सीधे उस डीमन पर एक फायर अटैक कर दिया। ये अटैक इतना ज्यादा
भयानक था कि वो डीमन भी एक सेकंड के लिए थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। दरअसल इस इमॉर्टल सोड को यूज करने वाला बंदा कल्टीवेशन की हाई लेवल पर होना चाहिए, तभी वो इस सोड को अच्छे से हैंडल कर पाएगा। कोई कमजोर बंदा कभी इस सोड का यूज नहीं कर सकता था, लेकिन जब शियांग ने खुद जाकर इस सोड से रिक्वेस्ट की थी तभी सोड ने भी उसकी बात मान ली। इसी सोड ने कई सौ सालों पहले फॉक्स डीमन को स्ले किया था और आज शियांग वही वेपन लेकर उसके सामने खड़ी थी। इधर वो फॉक्स डीमन उसे गुस्से में कहता है कि लड़की, तूने एक बार फिर से मुझे बेवकूफ बनाया। तूने पहला मुझे कहा था कि तू इस सोड का यूज नहीं कर सकती क्योंकि तेरी कल्टीवेशन लो है। जिस पर शियांग जवाब देती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं इस सोड का यूज नहीं कर सकती क्योंकि मेरी कल्टीवेशन उतनी हायर लेवल पर नहीं पहुंची। लेकिन फिलहाल तुम अपने वीकेस्ट पॉइंट पर हो और तुम्हें मारने के लिए मैं थोड़े बहुत स्लैश अटैक तो कर ही सकती हूँ। और फिर शियांग ने उस फॉक्स डीमन पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर दिया। उस एक ही स्लैश अटैक में उस डीमन का हाथ कट के नीचे गिर गया था, जिसके चलते वो गुस्से में आकर शियांग पर अटैक कर देता है। उस डीमन ने दोबारा से अपने हाथ को रीजनरेट करने की कोशिश की, लेकिन वो इमॉर्टल सोड उसे ऐसा नहीं करने देती। वहीं दूसरी तरफ फॉक्स डीमन की चारों स्पिरिट मिलकर शियांग के दोस्त पर हमले करने लगी। उन्हें अभी तक रियलाइज नहीं हुआ था कि उनका मेन फॉर्म खतरे में है। इधर वो डीमन शियांग से कह रहा था कि मैं इस पूरी सिटी को जलाकर राख कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ अगर ये सिटी डिस्ट्रॉय हो गई तो मैं भी इसके साथ मारा जाऊंगा, लेकिन वैसे भी तो तुम मुझे मारना चाहती हो, तो क्यों ना जाते जाते मैं तुम्हारा भी नुकसान कर दूं। और उतने में शियांग ने उसके सीने पर एक जोरदार वार कर दिया, जिससे वो डीमन स्पिरिट काफी ज्यादा तड़प रहा था। शियांग उसे बताती है कि मेरा ये वाला अटैक सीधा तुम्हारी प्रिमोर्डियल स्पिरिट पर हिट हुआ था, जो कि ऑलरेडी बुरी तरह से घायल हो चुका है। अब तुम ही बताओ, बिना प्रिमोर्डियल स्पिरिट के तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे? तुम्हें बस अब एक ही चीज मिल सकती है, जो कि होगी मौत। और अब शियांग ने अपनी गजब के पावर्स का यूज करके उस पर मुसलसल स्लैश अटैक रिलीज करना शुरू कर दिए। उसके हर एक वार ने उस डीमन को बुरी तरह से घायल कर दिया और अब वो एक फाइनल अटैक करने के लिए उसके एकदम करीब पहुंच जाती है। उसकी ये वाली स्ट्राइक इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि वो फॉक्स डीमन उसके सामने घुटनों पर आ गया। साथ ही पैलेस में मौजूद उसके चारों स्पिरिट को इसकी खबर मिल चुकी थी, इसलिए वो पैलेस से बाहर भागने की कोशिश करने लगे। हालांकि उनका मुकाबला करने के लिए वहाँ पर लूजिया मौजूद है। इधर वो फॉक्स डीमन शियांग के टैलेंट की तारीफ करने लगा। वो कह रहा था कि जब तुम पहली बार मुझसे मदद मांगने आई थी तब मैंने तुम्हें लाचार समझा। मुझे तो नहीं पता था कि ये तुम्हारी प्लानिंग की शुरुआत है। मानना पड़ेगा, तुम्हारी मदर ने तुम्हें काफी अच्छी तालीम दी थी। और तभी शियांग अपनी इमॉर्टल सोड की अल्टीमेट पावर को एक्टिवेट करते हुए कहने लगी कि मेरी मदर का नाम तुम अपनी जुबान पर मत लो, ये तो उनकी शान में गुस्ताखी होगी। और अब शियांग बड़े ही जोश के साथ सीधे उस डीमन पर हमला करने के लिए कूद पड़ी। यहाँ पर उस डीमन की आंखों में मौत का खौफ था और उतने में शियांग ने अपनी इमॉर्टल सोड सीधे उसके माथे में पियर्स कर दी। वेल, इस हमले का असर उस फॉक्स डीमन के चारों स्पिरिट्स पर भी नजर आ रहा था। इधर वो फॉक्स डीमन कह रहा था कि अब तुम भी मेरे साथ मारी जाओगी, जिसके बाद वो अपनी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग इवल पावर रिलीज करने लगा, जो कि पूरे अंडरग्राउंड एरिया को शेक कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी चारों स्पिरिट्स अपने आप डिस्ट्रॉय हो गए, जो देखकर तो लूजिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लूजिया समझ जाती कि शायद प्रिंसेस शियांग ने उस डीमन को मार दिया होगा। आखिरकार जाओ स्टेट की तकदीर अब पलटने वाली है। यहाँ पर हम देख पाते कि उस फॉक्स डीमन की वजह से पूरे पैलेस पर काले बादल घिर चुके थे, मगर जैसे वो डीमन मारा गया ये बादल अपने आप छटने लगे। एक लंबे अरसे के बाद जाओ स्टेट में एक सुनहरी धूप खिल गई। इधर अंडरग्राउंड एरिया में हम शियांग को देख पाते, जो कि उस डीमन को खत्म करने के बाद बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी थी। कोई भी इमॉर्टल सोड को आसानी के साथ हैंडल नहीं कर सकता, मगर शियांग ने ये कारनामा कर दिखाया। सबसे पहला तो उसने इस फॉक्स डीमन की मदद से अपने दुश्मनों को निपटा दिया और फिर एम्प्रेस की पोजीशन को क्लेम करते हुए उसने फॉक्स डीमन को भी निपटा दिया, ताकि जाओ स्टेट पूरी तरह से आजाद हो जाए। वो अपनी मदर को मिस करते हुए कहने लगी कि आपने मेरे लिए जो ट्रायल रखी थी उसे मैंने पूरा कर दिया, आपका एग्जाम मैंने पास कर लिया है। मुझे नाज है कि मैं आपकी बेटी हूँ। और हम प्रिंसेस शियांग को देख पाते हैं, जो कि अपने पैलेस के सामने खड़ी थी। वो अपनी मदर को बता रही थी कि फाइनली सब कुछ खत्म हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर उसे अपनी कुछ बचपन की मेमोरीज नजर आने लगी, जहाँ पर शियांग एम्प्रेस शिनजी को बता रही थी कि मुझे तो अपने बर्थडेज मनाना काफी ज्यादा पसंद है। तो एम्प्रेस शिनजी उसे खाना खिलाते हुए पूछने लगी कि आखिर मेरी बच्ची को उसके बर्थडेज मनाना इतना ज्यादा पसंद क्यों है। तो शियांग उसे बताने लगी कि जब भी मेरा जन्मदिन होता है आप अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाती हो, आपके जैसा डिलीशियस खाना तो कोई भी पका नहीं सकता। जो सुनते एम्प्रेस शिनजी को हंसी आने लगी और उतने में ही प्रिंसेस शियांग को किसी के आने की आहट महसूस
हुई तो तुरंत ही पीछे पलटकर अपनी माँ को आवाज देती है, लेकिन वहाँ पर एम्प्रेस शिंजी नहीं बल्कि मिनिस्टर सॉन्ग आया था। वो भी एक सेकंड के लिए हैरान होकर प्रिंसेस शियांग से पूछने लगा कि क्या आप एम्प्रेस शिंजी का इंतजार कर रही थी, मगर उन्हें तो ऑलरेडी किसी ने मार दिया था। जिस पर शियांग कहने लगी कि मेरी माँ एक इमॉर्टल थी और रियल इमॉर्टल कभी भी इतनी आसानी से किसी के हाथों मर नहीं सकते। जो सुनकर सॉन्ग काफी ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि अगर हमारी महारानी जिंदा थी तो फिर वो अभी तक हमारे सामने क्यों नहीं आई। तो शियांग कहने लगी कि हाँ, यही सवाल मुझे भी सता रहा है। अगर वो मेरी परीक्षा लेना चाहती थी तो मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मैंने उस परीक्षा को पास किया या मैं फेल हो गई। जिस पर सॉन्ग कहने लगा, प्रिंसेस आपकी परीक्षा के बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन हाँ, ये डैगर मैं आपके हवाले करना चाहता हूँ। ये फायर फ्लेम डैगर हमें पैलेस से थोड़ी ही दूरी पर पड़ा हुआ मिला था। साथ ही साथ फॉक्स डीमन ने जितने भी एंशिएंट आर्टिफैक्ट को कंज्यूम किया था उसके एक्सप्लोड होने की वजह से वो सारे आर्टिफैक्ट बिखर चुके हैं। तो हमें पूरे जाओ स्टेट में उन्हें ढूंढना होगा। लेकिन आप उन आर्टिफैक्ट्स की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम जल्दी से उन्हें आपके सामने पेश करेंगे। मगर यहाँ पर शियांग को तो अपनी दोस्त तांग्युन की फिक्र थी। वो सॉन्ग से कहती कि जल्दी से तांग्युन को ढूंढ निकालो, जब तक तांग्युन नहीं मिलती मुझे जरा भी सुकून नहीं मिलने वाला। वहीं दूसरी तरफ हम चांग्युआन को देख पाते हैं जो कि अपनी डिवाइन पावर्स का यूज करते हुए गार्डन में मौजूद सभी पेड़ों पर एक जाल बिछा रहा था। तब तक शाओलिंग वहाँ पर आ जाती है। वो कह रही थी, सीनियर पता नहीं आप कौन से रहस्यमयी काम करते हो, मुझे तो कोई चीज नहीं बताते। सच बताओ तो मैंने आपकी जैसी मिस्टीरियस पर्सनालिटी आज तक नहीं देखी थी। तो चांग्युआन उससे कहता है कि दरअसल मैं फिशिंग कर रहा हूँ, तुम्हें शायद इस बारे में कोई आइडिया नहीं होगा। दरअसल इस दुनिया में जितनी भी चीजें मौजूद हैं, उन्हें अर्थ एंड हेवन ने हजारों लाखों इनविजिबल थ्रेड से आपस में कनेक्ट करके रखा है। तुम यूँ समझ लो कि ये सारी थ्रेड अर्थ एंड हेवन की फिशिंग लाइंस हैं। अगर कोई भी कल्टीवेटर इन थ्रेड्स को कंट्रोल करना सीख जाए तो फिर वो इस दुनिया की हर एक चीज को हासिल कर सकता है। पूरा कंट्रोल उसके हाथ में होगा। जो सुनते ही शाओलिंग उससे पूछने लगी कि सीनियर फिर बताए आप किसका शिकार करने वाले हो, किसके लिए आपने इतना सारा जाल बुना। तो चांग्युआन उसे बड़े ही प्यार से बताने लगा कि ये जाल तो मैंने उस छोटे से फॉक्स डीमन के लिए बुना है जो कि अभी भी कहीं पर छुपा हुआ होगा। उस फॉक्स डीमन का जिक्र सुनते ही शाओलिंग काफी ज्यादा परेशान हो गई। चांग्युआन उसे बता रहा था कि भले ही फॉक्स डीमन हार चुका है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। और अब सीन शिफ्ट होकर हम प्रिंसेस शियांग को देख पाते हैं जो कि मूनलाइट में नहा रही थी। वो खुद से कह रही थी कि पता नहीं क्यों मुझे काफी ज्यादा अनईजी महसूस हो रहा, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो मिसिंग है। और उतने में कमांडर सॉन्ग उससे बात करने के लिए पहुंच जाता है। वो कर्टन के पीछे से प्रिंसेस शियांग को बता रहा था कि हमने सारे स्कैटर हुए आर्टिफैक्ट को जमा कर लिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद इन आर्टिफैक्ट्स को चेक करें। तो शियांग ने तुरंत ही अपनी रेड अम्ब्रेला को समन कर लिया। साथ ही साथ उस सॉन्ग को हुक्म देती है कि एंशिएंट स्क्रोल और इंपीरियल सील को उनकी जगह पर वापस रख दो। एंशिएंट स्क्रोल को अनडाइंग फॉरेस्ट में रखो और वहीं पर इंपीरियल सील हमारे मास्टर गोशी के हवाले कर देना। साथ ही मेरे मास्टर गोशी को बता देना कि अब उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, उनके डिसाइपल शियांग ने सब कुछ संभाल लिया है, इसलिए अब वो आराम से रह सकते। और हाँ, जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगी। वैसे हमें एंशिएंट स्क्रोल को संभालने के लिए एक विच मास्टर की जरूरत पड़ेगी, मगर आप उसकी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि ऑलरेडी मेरे दिमाग में एक बंदा है, शायद वो हमारा विच मास्टर बनेगा। जिसके बाद शियांग ने अपना एक नया कॉस्ट्यूम पहन लिया। साथ ही वो सॉन्ग से तांग्युन के बारे में पूछ रही थी, जिस पर सॉन्ग जवाब देते हुए कहने लगा कि हमने आपकी दोस्त तांग्युन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमें अभी तक उसका कोई ट्रेस नहीं मिला। अब ये खबर सुनकर शियांग काफी ज्यादा मायूस हो गई। वो कह रही थी कि आपके पास जितने भी गार्ड्स हैं उन सबको डिप्लॉय करो, आपको किसी भी कीमत पर तांग्युन को ढूंढना होगा। अगर उसे कुछ हो गया तो फिर मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। अगर उसकी मौत हो चुकी है तो फिर ये मेरी गलती होगी और इसके लिए मुझे खुद को ही पनिश करना होगा। जिस पर सॉन्ग कहने लगा कि आप तांग्युन की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम अपना पूरा जोर लगाकर उसे ढूंढ लाएंगे। वैसे मुझे आपसे एक और जरूरी बात करनी थी। दरअसल 2 दिनों में ही आपका 16वां जन्मदिन है, तो क्यों ना हम आपके जन्मदिन के दिन पूरे जाओ स्टेट को दावत दें। वैसे भी आपने फॉक्स डीमन को खत्म करके जाओ स्टेट को नया जन्म दिया है, तो इसी दावत के जरिए हम आपकी रेपुटेशन और अथॉरिटीज को भी एस्टेब्लिश कर सकते। हालांकि शियांग इस पर बिना कोई जवाब दिए वहाँ से गायब हो गई। ये देखकर सॉन्ग काफी ज्यादा परेशान हो गया था। दरअसल शियांग पैलेस से एक बॉक्स उठाकर लाई थी जिसमें हम एक कॉन्ट्रैक्ट देख पाते हैं और उसी कॉन्ट्रैक्ट को देखकर शियांग को अपनी बचपन की बातें याद आने लगी। दरअसल ये कॉन्ट्रैक्ट एम्प्रेस शिंजी ने शियांग के जन्मदिन पर उसे तोहफे में दिया था। तो शियांग उसे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछने लगी तो शिंजी ने उसे बताया कि ये एक शादी का कॉन्ट्रैक्ट है। अब शियांग इतनी छोटी थी कि उसे शादी का
का मतलब ही समझ नहीं आ रहा था। तो वो कहती मदर इसमें क्या लिखा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो शिंजी उसे बताने लगी कि तुम्हारी शादी डाविस टेम्पल के सबसे आखिरी डिसाइपल के साथ तय हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट होंगे। तुम्हारा हार्ट और सोल एक दूसरे के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएगा। तभी शियांग अपनी मदर से पूछने लगी कि आखिर इस बंदे का नाम क्या है, आपने तो मुझे उसका नाम भी नहीं बताया। जिस पर शिंजी कहती है फिलहाल के लिए तुम बस इतना जान लो कि वो डाविस टेम्पल का सबसे आखिरी डिसाइपल है। सही वक्त आने पर वो बंदा खुद ही तुमसे मिलने आ जाएगा। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि डाविस टेम्पल का आखिरी डिसाइपल चांग युआन था। जब चांग युआन ने प्रिंसेस शियांग को पहली बार देखा था तभी उसे शियांग के साथ एक कनेक्शन महसूस हुआ, लेकिन यहाँ पर फिलहाल चांग युआन का कोई जिक्र नहीं हुआ, इसलिए हम कंक्लूजन पर नहीं पहुँच सकते। साथ ही शियांग अपनी मदर से कहने लगी कि मुझे उस बंदे के साथ शादी नहीं करनी, मैं तो बस जिंदगी भर आप ही के साथ रहना चाहती हूँ। जो सुनते इम्प्रेस शिंजी को हंसी आने लगी। वो कह रही थी कि फिलहाल के लिए तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को संभाल के रखो, ये लगभग 10 सालों तक वैलिड रहेगा। अगर आगे चलकर भी तुम्हें ऐसा लगा कि तुम इस बंदे के साथ अपनी जिंदगी बिताना नहीं चाहती तो तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देना। शादी का आखिरी फैसला हमेशा तुम्हारे हाथ में होगा। मैं तुम पर कोई जबरदस्ती करना नहीं चाहती। और अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। प्रिंसेस शियांग उस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को देखकर कहने लगी कि जरूर से उस बंदे में कोई खास बात होगी, इसलिए तो आपने उसके साथ मेरा रिश्ता तय किया था। और अब इस कॉन्ट्रैक्ट में उसे एक ऐसी चीज नजर आई जिसे देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाती है। वही दूसरी तरफ हम लू जिया को देख पाते हैं जिसने तांग्युन को अपनी सीडान चेयर पर बिठा दिया था। दरअसल तांग्युन फॉक्स डीमन के हाथों बुरी तरह से घायल हुई थी, मगर अब फाइनली उसे होश आ चुका है। लूजिया भी उसे होश में आता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। वो तांग्युन को बताने लगी कि दरअसल मेरी ये कैरेज अपने आप में ही एक बहुत बड़ा ट्रेजर है। अगर इसकी चेयर पर बैठा जाए तो ये आपकी सारी इंजरीज को हील कर देगी। बस लगभग आधे घंटे के अंदर ही तुम पूरी तरह से हील हो जाओगी। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम मुझे ग्रेट प्लाजा के सामने मिल गई। अगर सही वक्त पर तुम्हारा इलाज नहीं होता तो शायद तुम मारी जाती। तो तांग्युन उसका शुक्रिया अदा करते हुए फॉक्स डीमन के बारे में पूछने लगी, जिस पर लूजिया कहती कि फॉक्स डीमन तो ऑलरेडी मर चुका है। ये सुनकर ही तांग्युन काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कहने लगी कि मैं जानती थी हमारी प्रिंसेस शियांग काफी ज्यादा पावरफुल है। वो ग्रेट डीमन इतना ज्यादा भयानक होने के बावजूद भी हमारी प्रिंसेस के सामने टिक नहीं पाया। जो सुनते ही लूजिया उसे हैरान होकर पूछने लगी कि क्या तुम प्रिंसेस शियांग की दोस्त हो? जिस पर तांग्युन जवाब देते हुए बताने लगी कि हाँ बिल्कुल, हम दोनों ने मिलकर फॉक्स डीमन को मारने की प्लानिंग बनाई थी। दरअसल जब शियांग फॉक्स डीमन के साथ फाइट करने में बिजी थी तभी मैंने ही पैलेस से उस फॉर्मेशन को हटा दिया, जिसके चलते वो डीमन सीधे पैलेस में आकर पटक गया था। उस डीमन को पहले तो ये लगा था कि ये काम शियांग का होगा, लेकिन शियांग की जगह पर जब उसने मुझे देखा तब उसके चेहरे का रंग ही उतर गया था। ये सब सुनकर लूजिया भी काफी ज्यादा हैरान हो गई। वो कह रही थी कि जहाँ तक मुझे पता है फायर फ्लेम आर्टिफैक्ट को बस रॉयल ब्लड ही कंट्रोल कर सकता और उसी आर्टिफैक्ट का यूज करके फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया जाता है। मगर तुम तो रॉयल खानदान से बिलोंग ही नहीं करती, फिर तुम्हारे पास ये पावर कहाँ से आ गई? तो तांग्युन उसे बताती है कि दरअसल मैं एक रॉयल फैमिली के मेंबर की ही नाजायज औलाद हूँ। वो लोग तो मेरे पैदा होते ही मुझे मारना चाहते थे, लेकिन उस वक्त एम्प्रेस शिंजी ने मेरी जान बचाई, मुझे गोद लिया और अपनी बेटी जैसा प्यार किया। तो लूजिया उसे बताने लगी कि तुम एक हेवन की ब्लेसिंग हो, तुम्हारी वजह से प्रिंसेस शियांग उस डीमन को हरा पाई, इसलिए कभी खुद को कम मत समझना। हालांकि तांग्युन अभी भी थोड़ी सी परेशान थी। वो लूजिया को बताती है कि उस फॉक्स डीमन ने मुझ पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक किया था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उस अटैक में जिंदा कैसे बच गई। जिस पर लूजिया बताने लगी कि तुम्हारी जिंदा रहने की कोई वजह होगी, ये तुम्हारी किस्मत ही थी जिसने तुम्हें बचा लिया। तभी तांग्युन उससे पूछती कि क्या वाकई वो डीमन मारा गया? मुझे तो ऐसा नहीं लगता क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल था। जिस पर लूजिया बताने लगी कि मेरी आंखों के सामने उस डीमन की चारों सोल डिस्ट्रॉय हो गई थी। बस यहाँ पर मुझे एक शक है, वैसे तो स्पिरिट के डिस्ट्रॉय होते ही उसने मर जाना चाहिए था, लेकिन अगर उसके पास डीमन सीड होगा तो फिर शायद वो जिंदा है। दरअसल एक ग्रेट डीमन का डीमन सीड उसके लिए एक दूसरे दिल जैसा काम करता है। अगर तुमने रियल डीमन को मार भी दिया तो भी उसका डीमन सीड उसे दोबारा से पैदा कर सकता। ये सुनकर तो अब तांग्युन काफी ज्यादा परेशान हो गई। वो लूजिया से पूछ रही थी कि तुम्हारा मतलब ये है कि उस डीमन के पास उसका डीमन सीड हो सकता है और अगर वो हुआ तो दोबारा से रिजरेक्ट हो जाएगा, यानी कि हमारी जाओ स्टेट अभी भी खतरे में है। जिस
जिस पर लूजिया कहने लगी कि हाँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं हो सकता। एक डीमन सीड को पनपने के लिए उसे अपने ही ओरिजिन के किसी इनेट स्पिरिट की जरूरत पड़ती है और इनेट स्पिरिट इतनी आसानी से नहीं मिल सकता। वो तो हजारों लाखों लोगों में बस एक के पास ही मिल सकता है और उसमें भी सेम ओरिजिन का होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि फॉक्स डीमन को दोबारा से रिजरेक्ट होने के लिए एक फॉक्स इनेट स्पिरिट की जरूरत पड़ेगी। और तभी तांग्युन काफी ज्यादा पैनिक होकर उसे बताने लगी कि शायद मैं एक ऐसे पर्सन को जानती हूँ जिसके पास इनेट स्पिरिट हो सकता है। तो लूजिया तुरंत ही उसे उस पर्सन के बारे में पूछने लगी, जिस पर तांग्युन बताती है कि वो चांगयुआन की जूनियर डिसाइपल शाओलिंग है। मुझे लगता है कि उसके पास वो फॉक्स इनेट स्पिरिट हो सकता। इधर चांगयुआन ने कुछ पेपर पर कैलीग्राफी की थी, जो देख शाओलिंग उससे कहती कि पता नहीं आपका मूड आज मुझे कुछ अजीब सा लग रहा, काफी देर से आप इस कैलीग्राफी की प्रैक्टिस करने में बिजी हो। तो चांगयुआन उसे बताता है कि दरअसल मैं जिस डाओइस्ट टेम्पल का डिसाइपल था, उस टेम्पल की दीवारों पर ऐसे ही 8 लेटर लिखे गए थे। अब वो उन्हें उस लेटर के बारे में बता पाई, इससे पहले शाओलिंग गुस्से में उससे वो पेपर छीन लेती है। वो गुस्से में कह रही थी कि जब देखो तब आप मुझे उस डाओइस्ट टेम्पल के बारे में ही बताते रहते हो। अब तो मैं उस टेम्पल की बातें सुन सुनकर ही पक गई हूँ। इधर मैं उस फॉक्स डीमन के बारे में सोच सोच कर परेशान हो गई, लेकिन आपको तो मेरी जरा भी फिक्र नहीं। जिस पर चांगयुआन कहने लगा कि पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करता, लेकिन अगर सच बताओ तो मैं भी तुम्हें बचाना चाहता हूँ। यहाँ पर शाओलिंग इमोशनल होकर रोते हुए उसे बताने लगी कि मेरे पास फॉक्स इनेट स्पिरिट थी और इसी वजह से उस फॉक्स डीमन ने अपने डीमन सीड को मेरे अंदर प्लांट कर दिया। पता नहीं मेरे साथ ही ये सब क्यों हुआ। मैं तो उस फॉक्स डीमन के लिए घोस्ट समनिंग टैलिस्मान जैसी बन चुकी हूँ। वो फॉक्स डीमन कभी भी आकर मुझे खत्म करके मेरी बॉडी पर कब्जा कर सकता है। जिस पर चांगयुआन कह रहा था कि अगर उस डीमन को डिस्ट्रॉय करना है तो पहले उसे यहाँ पर आने देना होगा। भले ये बात तुम्हें अच्छी ना लगे, लेकिन उस डीमन को अगर मारना है तो हमारे पास बस यही एक ऑप्शन होगा। जो सुनकर शाओलिंग हैरान होकर उससे पूछने लगी कि सीनियर क्या आपके पास उसे खत्म करने का कोई तरीका है? जिस पर चांगयुआन बताने लगा कि अगर घोस्ट समनिंग टैलिस्मान में कोई बदलाव किए गए तो उसी से हम उस डीमन को मार सकते हैं। हमें उस समनिंग टैलिस्मान को एक ईवल बैनिशिंग कर्स में बदलना होगा। इस दुनिया में ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनके ओरिजिन्स को हम बदल सकते। तो शाओलिंग उसे बताने लगी कि सीनियर मुझे तो टैलिस्मान को चेंज करना नहीं आता, पता नहीं मैं अपने अंदर मौजूद घोस्ट समनिंग टैलिस्मान को कैसे बदलूंगी। तो चांगयुआन उसे अश्योरिटी देते हुए कहने लगा कि तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा सीनियर इस काम में एक्सपर्ट है। और तभी आसमान से एक बहुत ही खतरनाक स्नेक सीधे शाओलिंग के पास पहुंच गया। शाओलिंग तो उस स्नेक को देखकर ही काफी ज्यादा पैनिक हो गई और डर के मारे पीछे हटते हुए अपने सीनियर को बता रही थी कि प्लीज मुझे बचा लीजिए, वो डीमन यहाँ पर आ चुका है। तो चांगयुआन उसे संभालते हुए कहने लगा कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, दरअसल ये उस फॉक्स डीमन की सबसे आखिरी स्पिरिट है। अगर ये मारी जाए तो उसका नाम और निशान मिट जाएगा, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें इसे पूरी तरह से तुम्हारी बॉडी के साथ अटैच करना होगा। और तभी उस डीमन ने शाओलिंग को पूरी तरह से जकड़ लिया। यहाँ पर वो बच्ची काफी ज्यादा घबरा गई थी। वो चांगयुआन से कहने लगी कि प्लीज मेरी मदद कीजिए। तो चांगयुआन उसका हाथ थामते हुए कहने लगा कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, जब तक ये डीमन नहीं मरता मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। यहाँ पर शाओलिंग इमोशनल होकर कहने लगी कि सीनियर मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं अब किस्मत में क्या लिखा है। और तभी उसका हाथ चांगयुआन के हाथ से छूट गया। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि चांगयुआन भी उसके लिए काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम लूजिया को देख पाते हैं, जो कि तांग्युन को लेकर सीधे प्रिंसेस शियांग के पास पहुंच चुकी थी। शियांग तो अपनी दोस्त को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई, मगर वो देखती कि तांग्युन काफी ज्यादा परेशान है तो शियांग उससे इसकी वजह पूछने लगी। तो तांग्युन उसे बताती कि मेरे ख्याल से वो फॉक्स डीमन अभी भी जिंदा है। जिस पर शियांग कह रही थी ना ये तो इम्पॉसिबल है, मैंने उसे अपने हाथों से मार दिया था। इनफैक्ट मैंने तो इमॉर्टल सोर्ड का यूज करके उसे डिस्ट्रॉय किया। उसका ट्रू फॉर्म मेरी आंखों के सामने शटर हुआ था। और उतने में ही लूजिया ने प्रिंसेस के सामने डीमन सीड का जिक्र किया, जिस पर प्रिंसेस कहने लगी कि डीमन सीड को प्लांट करने के लिए सेम ओरिजिन के इनेट स्पिरिट की जरूरत होती है। और मैंने जाओ स्टेट में मौजूद हर एक बंदे के रिकॉर्ड को पर्सनली चेक किया है। हमारे इंपीरियल सिटी में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसके पास फॉक्स इनेट स्पिरिट हो, इसलिए फॉक्स डीमन चाहकर भी दोबारा से रिजरेक्ट नहीं हो सकता। तभी लूजिया ने उसे 2 आउटसाइडर्स लोगों की याद दिलाई। वो कहने लगी कि चांगयुआन और उसकी जूनियर शाओलिंग, क्या तुम्हें उनके रिकॉर्ड्स के बारे में कोई भी आइडिया है? अब ये सुनकर प्रिंसेस शियांग भी थोड़ी सी हैरान हो गई। यहाँ पर प्रिंसेस शियांग को उन दोनों पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तांग्युन उसे बताने लगी कि चांगयुआन का बिहेवियर काफी ज्यादा स्ट्रेंज था और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जूनियर डिसाइपल शाओलिंग के अंदर एक इनेट फॉक्स स्पिरिट है। तो प्रिंसेस शियांग को भी तसल्ली हो चुकी
की थी कि शायद उस फॉक्स डीमन ने अपने डीमन सीड को उस बंदी के अंदर प्लांट किया होगा। वो तांग्युन को बता रही थी कि जब भी कोई ग्रेट डीमन मारा जाता है तब पूरा आसमान लाल होकर बारिश होती है, लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे ख्याल से उस फॉक्स डीमन की स्पिरिचुअल एनर्जी हेवन में वापस ही नहीं गई, यानी कि उसकी सोल यहीं पर है और मैंने उसे इग्नोर किया। इधर वो इवल स्नेक पूरी तरह से शाओलिंग की बॉडी के साथ एक हो चुका था, जिसके चलते हमें यहाँ पर शाओलिंग की एक अलग ही पर्सनैलिटी देखने को मिलती है। वो कह रही थी सीनियर, मुझे आपका नेचर जरा भी समझ नहीं आता। आप वाकई में कमजोर हो या फिर कमजोर होने का दिखावा करते हो। जिस पर चांग्यान कह रहा था कि हाँ, मैं भी तुम्हें लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी जूनियर शाओलिंग की बॉडी पर कब्जा किसने किया। कहीं तुम वो ग्रेट डीमन हो या फिर वो बिना टेल वाली फॉक्स हो। और उतने में शाओलिंग ने अपनी टेल को बाहर निकाल लिया। वो चांग्यान को बता रही थी कि वो बुढ़ा फॉक्स डीमन तो ऑलरेडी मर चुका है और हाँ, तुम्हारी जूनियर भी थोड़ी ही देर में मारी जाएगी। अब मैं तुम्हें अपना नाम बता देती, लेकिन मैंने तो अभी तक अपना नाम ही नहीं रखा। जिस पर चांग्यान भी इवल स्माइल करते हुए कहने लगा कि चलो, ये बात तो साबित हो गई कि तुम मेरी जूनियर नहीं हो, इसलिए अब तो मैं बेफिक्र होकर तुम्हें मार सकता हूँ। इतना कहते साथ ही चांग्यान ने सीधे उस पर हमला कर दिया, मगर फॉक्स डीमन एक ही सेकंड के अंदर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। वो उसे बताने लगी कि अब मैं पहले जैसी छोटी सी कमजोर फॉक्स नहीं रही। उस फॉक्स डीमन के मरने के बाद उसकी सीड की वजह से मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी हूँ। इनफैक्ट मैं तो बड़ी ही आसानी के साथ कल्टीवेशन की लॉन्गेविटी रेलम पर पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पर वो फॉक्स डीमन अपना फॉर्म बदलते हुए चांग्यान को डोमिनेट करने की कोशिश करने लगी। वो कह रही थी कि तुम तो अभी तक मिस्टिक रेलम पर भी नहीं पहुँचे, भला तुम्हारे जैसा मामूली बंदा मुझे कैसे मार पाएगा। और इतना कहते साथ ही उसने चांग्यान पर एक जोरदार अटैक कर दिया, जिसमें चांग्यान घायल होकर अपने घर के बाहर पहुंच चुका था। तब तक वो फॉक्स डीमन भी बाहर आ चुकी थी। उसने सीधे चांग्यान पर हमला करने के लिए जंप लगा दी, मगर तभी वहाँ मौजूद फॉर्मेशन अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। वो कह रही थी अच्छा, तो ये है तुम्हारी फिशिंग लाइन, तुमने ये फॉर्मेशन मुझे कैप्चर करने के लिए सेटअप किया था, मगर कोई नहीं, तुम्हारा ये फॉर्मेशन भी मुझे रोक नहीं सकता। और फिर वो अपनी एक्सट्रीम पावर का यूज करते हुए तुरंत ही उस फॉर्मेशन से आजाद हो गई। तब तक चांग्यान वहीं पर कहीं छुप गया था। वो कह रही थी मेरे प्यारे सीनियर, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई। दरअसल जिस वक्त आप मुझे घायल करोगे उसी वक्त फॉक्स डीमन की स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट हो जाएगी। इधर चांग्यान तुरंत ही अपने टैलिस्मान को समन करने लगा। वहीं पर वो फॉक्स डीमन उसे गुस्से में कह रही थी कि जल्दी से मेरे सामने आ जाओ, लेकिन तब तक चांग्यान का कैलीग्राफी टैलिस्मान पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया। उसने उस फॉक्स डीमन को चारों ओर से घेर लिया था। साथ ही चांग्यान सीधे उसके सिर पर अटैक करते हुए कैलीग्राफी के 8 लफ्जों को दोहराने लगा, जो कि डाविस टेम्पल पर हजारों साल पहले लिखे गए थे। यहाँ पर वो शाओलिंग की बॉडी में मौजूद ईवल को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। इस प्रोसेस में शाओलिंग को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी, क्योंकि उन 8 लफ्जों में प्योर डिवाइन पावर है, जो कि किसी भी ईवल को मारने के लिए पूरी तरह से सफिशिएंट थी। हालांकि वो फॉक्स डीमन इतने आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। उसने अपनी ईवल पावर का यूज करते हुए चांग्यान को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। इससे तो चांग्यान को इतनी ज्यादा तकलीफ होने लगी कि उस फॉर्मेशन पर से उसका कंट्रोल हट जाता है। तब तक वो फॉक्स डीमन सीधे उसकी कैलीग्राफी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए चांग्यान पर हमला करने रवाना हो गई। वहीं पर चांग्यान ने भी उस पर एक जबरदस्त पंच अटैक रिलीज कर दिया था। यहाँ पर हमें स्पिरिचुअल एनर्जी का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट नजर आता है। शाओलिंग ने चांग्यान के पंच को बड़ी आसानी के साथ रोक लिया था। वो कह रही थी सीनियर, आप तो अभी तक मिस्टिक रेल्म पर भी नहीं पहुँचे, मगर फिर भी आपने इतनी खतरनाक वॉइड शैटरिंग टेक्निक का यूज किया है। ऐसा लगता है कि आपके कई सारे सीक्रेट्स हैं जो कि आपने अभी तक मुझे नहीं बताए। खैर, लेकिन फिर भी एक बात याद रखो, आप चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, मुझे कभी मार नहीं सकते। इतना कहते साथ ही उसने अपनी बहुत ही खतरनाक ईवल पावर को रिलीज कर दिया, जिसकी चपेट में आते ही चांग्यान काफी पीछे पुश हो जाता है। फॉक्स डीमन उससे कह रही थी कि अरे अरे, आपके पास तो अब ज्यादा स्पिरिचुअल पावर भी नहीं बची। मेरे प्यारे सीनियर, अगर आप मेरे सामने रहम की भीख मांगो तो शायद मैं आपको जिंदा छोड़ सकती हूँ। यहाँ पर चांग्यान अपना ब्लड सैक्रिफाइस करते हुए एक और टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जो देखकर तो उस फॉक्स डीमन को और ज्यादा गुस्सा आ गया था। और फिर उसने भी अपनी एक्सट्रीम पावर का यूज करते हुए सीधे चांग्यान पर अपनी थंडर से अटैक कर दिया, मगर वो देखती कि चांग्यान तो वहाँ से गायब हो चुका है। जो देख शाओलिंग कह रही थी सीनियर, प्लीज ये हाइड एंड सीक का गेम बंद कर दो। और उतने में चांग्यान अचानक से उसके सामने
आकर उस पर अपनी डिवाइन पावर से एक और हमला कर देता है। यहाँ पर चांग युआन उस इवल स्नेक को मारने की पूरी कोशिश कर रहा था। हालांकि फॉक्स डीमन पर इसका कोई खास असर नहीं होता, उल्टा उसने ही चांग युआन को बुरी तरह से जकड़ लिया था। वो कहती है, अरे सीनियर, वैसे तो आपके अंदाजे सही निकलते हैं, मगर इस बार आप पूरी तरह से गलत थे। यहाँ पर चांग युआन उससे पूछता है कि बताओ मुझसे कौन सी गलती हुई, मेरा कौन सा अंदाजा गलत था। तो फॉक्स डीमन उसे बताती है कि आपको लगता है कि डीमन सीड की वजह से मैं डीमन बन गई, लेकिन आपको ये बात पता ही नहीं थी कि मैं तो असल में एक ट्रू डीमन हूँ। और फिर उसने चांग युआन को हवा में उछाल दिया, जिसके बाद वो अपने बड़े बड़े नाखून लेकर उसके पास पहुँच गई। उससे कह रही थी, सीनियर माफ करना, लेकिन अब आपको मरना होगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।